हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग ऐसा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका मार्क्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसका चैप्टर रेशियो, चैप्टर का लेंथ रेशियो, मार्क्स बाय लेंथ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन, इसका जो वेटेज है इससे मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आ सकता है। 3 to 4 क्वेश्चन। अगर मैं नीट के बारे में बोलूँ तो इसमें 4 क्वेश्चन 100% आएगा। अगर जेई मेन के बाद बोलूँ तो 3 क्वेश्चन तो आएगा ही। 3 मतलब ऑलमोस्ट 12। अगर जेई के बाद बोलूँ, जेई का वेटेज कितना है? 12 मार्क्स। ये जो 12 मार्क्स है, इस 12 मार्क्स का मतलब 12%। ऐसा एक चैप्टर जो 12% वेटेज लेता है तो अच्छा खासा चैप्टर है। मान लो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर मिल के 12% नहीं लेता, वो ये अकेला एक चैप्टर ले लेगा। और नीट में 4 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है? इस चैप्टर में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन। उसके बाद फॉरवर्ड, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रेक्टिफायर, फिल्टर, फोटोडायोड। ये जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन आ भी सकता है, ना भी आ सकता है। ओके, एक क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। ये तो बेसिक है, ये बेसिक है, ये दोनों चीज़ बेसिक ही है। इससे क्या पूछेगा? फॉरवर्ड, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बेसिक है। तो ये तीनों टॉपिक से कोई क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। हो सकता है तो 1-2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट केस में एलईडी, फोटोडायोड, अभी पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन है ये, एलईडी, सोलर सेल, जेनोड डायोड। ये जो 3 टॉपिक है और लास्ट पेज में जितना भी टॉपिक है, ये सारा टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन। ओके, और ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर, इससे एक क्वेश्चन आएगा। मैं जेई मेन के बाद बोल रहा हूँ, अगर नीट के बारे में बोलूँ तो और एक ज़्यादा होएगा। लॉजिक गेट, कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, 1 क्वेश्चन। लॉजिक गेट, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर। ओके, ये लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर से 2 क्वेश्चन आ सकता है और इधर से एक क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन हो गया। और उससे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम लोग धीरे धीरे बेसिक वाइज डिस्कस करेंगे। नीट में तो 4 क्वेश्चन मान लो आएगा ही आएगा, एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग इसका जो बेसिक पार्ट है, आज पहले बेसिक पार्ट क्या है? एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सेमीकंडक्टर में मेनली हम लोग 2 एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक है जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन। अभी सिलिकॉन का अगर देखूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। और जर्मेनियम के देखूँ तो 4s2, 4p2। ये आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों केस में क्या है? आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 4 है। इसमें n=3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है? ये मान लो एक सिलिकॉन का चीज़ है, ये सिलिकॉन का एटम है। इस सिलिकॉन एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे? वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अभी मैं बाहर से एक्सटर्नली इसके ऊपर मैं अगर एनर्जी दे दूँ, मतलब ये पूरा जो एटम है, इस एटम में अगर एक्सटर्नली मैं एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, मान लो यही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इधर से निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा तो ये क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अभी इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होगा? ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का नाम हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन का काम आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या था? वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और ये क्या था? कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज़्यादा है? वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में या कंडक्शन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में? कंडक्शन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में। क्यों? एक्सटर्नल एनर्जी आया।
इसकी वजह से तो बाहर आ गया। इसका तो एक सिलिकॉन तो इसको थोड़ी छोड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। और अभी ये एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग देखेंगे किसका, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का। ये देखो अभी एनर्जी अगर मैं देखूँ, एनर्जी रेस्पेक्टिवली अगर मैं सोचूं, कुछ कुछ चीज़ों में हल्का एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और कुछ चीज़ में बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा। मान लो इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है वैलेंस बॉन्ड और ये है कंडक्शन बॉन्ड। इस वैलेंस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ा, इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे लग सकता है इतना छोटा एनर्जी को इंसुलेटर। चेक करते हैं, देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके, ये तो बहुत छोटा एनर्जी है, तो इसको इंसुलेटर क्या करेंगे, क्यों कहेंगे। अरे रुको, मान लो इंसुलेटर, एक एटम इंसुलेटर में मान लो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन है, 10⁻20, तो टोटल एनर्जी कितना लगेगा, ई टोटल इक्वल टू मान लो 10⁻20। एक एटम थोड़ी है, 10⁻20 एटम, 10⁻6.023 इंटू 10⁻23। तो उस पर अगर मैं मास टास कैलकुलेट करके एक एवरेज वैल्यू ले लिया 10⁻20, तो 10⁻20 इंटू 3 इंटू 1.6, इसको अगर मैं सिर्फ 23 लिखूँ तो भी अच्छा आएगा। 3 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये इतना एनर्जी लगेगा। अरे एक एटम का बात थोड़ी चल रहा है, ये तो बहुत सारा एटम है, 10⁻23 लेवल का एटम है, तो सबके लिए ही तो एनर्जी, टोटल एनर्जी देना पड़ेगा ना। कार्बन को सोचो, 12 ग्राम कार्बन में इतना सारा एनर्जी देना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने से दिमाग खराब हो जाएगा। 10⁻9 10⁻23, ये कितना रहा है, 10⁻4, इधर से भी एक 3 कुछ आ जाएगा, 3/2 ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास, तो 4.5 इंटू 10⁻4 जूल। ये अच्छा खासा एनर्जी है। 10⁻4 जूल या 10⁻5 जूल, ये एनर्जी मार्केट में मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। ओके, इस एनर्जी के पहले ही, इस एनर्जी अगर मैं इंसुलेटर को मैंने मान लो वुडन को लेके आया, उसको 10⁻5 एनर्जी दे दिया, तो वुडन का इलेक्ट्रॉन जाने से पहले तो खुद जल जाएगा भाई साहब, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो इसलिए इंसुलेटर से हम लोग कंडक्शन काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर से हमें चाहिए नहीं। तो हम लोग उसके बाद सोचा, देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्चुअली इस एनर्जी का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, कम होता है, अच्छा खासा है बट कम है। जैसे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस टाइप का कुछ वैल्यू है। तो उससे हम लोग सेमीकंडक्टर को भी बोलेंगे हाँ ये ठीक है, कुछ चीज़ में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ठीक है। और आ जाओ कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये एनर्जी जो गैप है, ये गैप है ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर में कौन होता है, कॉपर। आउटर ऑर्बिट क्या होता है, 4s1, एक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इसको ही तो कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर का बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कॉपर को एक्स्ट्रा एनर्जी देना ही नहीं पड़ा, वो अपने आप वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में चला गया। इसलिए कॉपर में हम लोग क्या दिखाया, कोई एनर्जी गैप नहीं है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकता है। इसमें थोड़ा सा गैप है, एनर्जी गैप, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो टॉपिक है वो तो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। अब आ जाओ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर है, एक्सट्रिंसिक क्या है, जो इम्प्योर है। चलो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बॉन्ड एट, ये एट होगा, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट एज इंसुलेटर। ये बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन है। अभी मान लो टर्म 2 भी चल रहा है, कुछ दिन बाद टर्म 2 स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए भी ये प्रिपेयर करना चाहिए। तो एक वन शॉट में पूरा टॉपिक कवर होगा। नेक्स्ट देखो एट रूम टेम्परेचर में सिलिकॉन का क्या होगा, सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3, कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है कहाँ,
एट ए रूम टेम्परेचर में जाएगा, 0 केल्विन में नहीं। अभी जो इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये क्या हो गया, ये एटॉम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, इसलिए हम लोग इस पोर्शन को, ये जो चला गया मतलब होल, एक ऐसा छोटा सा पोर्शन जो खाली हो गया, इसको कहते हैं होल। तो होल क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द एटॉम, रेस्ट ऑफ द एटॉम बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। मान लो इधर से एक इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इस वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कहा गया कंडक्शन बैंड में। जब वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तब तो इसमें एक वैकेंट क्रिएट होगा, इस वैकेंट को कहेंगे होल। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो हो गया उसके बाद एंड हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा, टेंडेंसी होगा। मतलब क्या है, मान लो ये एक सिलिकॉन है, ये और एक सिलिकॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4, मान लो इसमें क्या हो गया, एक वैकेंट क्रिएट हो गया, इसमें एक वैकेंट क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से चला जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके पास क्या होगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन खाने का एक टेंडेंसी। दूसरा बोले तो सिलिकॉन, इस सिलिकॉन का भी इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आजा तू भी आजा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो इधर था ये कुछ टाइम बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट इधर, तो पॉजिटिव का मूवमेंट होगा, इसको कहेंगे बाद में करेंट ड्यू टू होल या पॉजिट्रॉन। ओके, तो ये क्या है, इट कैन अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ये सही है। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इज टू फिल होल्स, इलेक्ट्रॉन का भी टेंडेंसी है, चलो 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 उधर तो पॉजिटिव है, जाए खाली है। तो ये कैसे होता है देखो, इसमें करंट ड्यू टू होल, होल की वजह से करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। मान लो ये एक सेमीकंडक्टर मेटेरियल डिवाइस है, सेमीकंडक्टर, तो उसमें हम लोग क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या कहते हैं, F इक्वल टू QE, और अभी Q का चार्ज क्या है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और फोर्स कहाँ लगेगा, ऑपोजिट, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आजा खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन एक बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, तो साइड से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये कुछ टाइम पहले पॉजिटिव था, जब इलेक्ट्रॉन चला गया उस पॉजिटिव को फुलफिल कर लेगा कौन, साइड वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इससे जाम करेगा, तो फिर से ये पॉजिटिव, बाद ये पॉजिटिव, उसके बाद ये पॉजिटिव, उसके बाद ये पॉजिटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का शिफ्ट है, पॉजिटिव का शिफ्ट है, तो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है हाई H कहते हैं, होल की वजह से करंट ड्यू टू होल्स। I इक्वल टू NeAVD, N होता है नंबर ऑफ होल, तो जितना नंबर ऑफ होल होगा उतना ही अच्छा करंट प्रोड्यूस होगा। तो शॉर्ट कमिंग इंट्रिंसिक इन सेमीकंडक्टर, तो डिसएडवांटेज, सेमीकंडक्टर का डिसएडवांटेज क्या क्या है ये सब नोट कर सकते हो। पहला डिसएडवांटेज क्या होगा, कंडक्टिविटी इज लो। पहले कंडक्टिविटी लो क्यों होगा, अरे I इक्वल टू NeAVD, तो N का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अरे हीट की वजह से सेमीकंडक्टर में तो रूम टेम्परेचर हीट की वजह से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, तो N का वैल्यू क्या होता है, लो होता है, N का वैल्यू लो है। ओके, करंट इज कंट्रोल बाय द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कंट्रोल कौन कर रहा है, टेम्परेचर कर रहा है। करंट इज कंट्रोल बाय टेम्परेचर व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ह्यूमन बीइंग सोच रहा था कंडक्टर को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जिधर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाता है कैसे कंट्रोल करूँ, तो उसके बाद सोचा ऐसा कोई डिवाइस बनाए जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते, तब जाके मजा आएगा ना। ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट तो तब आया जब सर्किट को कंट्रोल किया, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल किया। इसका मतलब इससे क्या काम नहीं है सेमीकंडक्टर का, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर कोई काम ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा लोग काम के नहीं होता है, बुरा लोग काम का होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छे सेमीकंडक्टर को बुरा कंडक्टर बना देंगे। चलो इसको कुछ मिक्सअप कर देते, प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसका कोई काम नहीं है मार्केट में। इसमें और एक प्रॉब्लम है भाई साहब, N इक्वल टू NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना NH होगा इन इंट्रिंसिक, बट वी नीड, हमें क्या चाहिए, N नॉट इक्वल टू NH, ह्यूमन कंट्रोल के लिए N नॉट इक्वल टू NH चाहिए। क्यों चाहिए बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पहले आएगा, रुक जाओ। टू मेक्स डिवाइस, कोई भी डिवाइस के लिए ये चाहिए, मीन्स इंट्रिंसिक इज
अनफिट, इंट्रिंसिक मार्केट में नहीं मिलता, टिकता भी नहीं है, हमें तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। डोपिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेक्स इट एक्सट्रिंसिक। तो व्हाट इज डोपिंग? अभी डोपिंग क्या है, डोपिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। डोपिंग इज ए प्रोसेस इन हुई, डोपिंग ऐसा एक प्रोसेस है, तो चॉइस इम्प्योरिटी, हम लोग एक चॉइस करेंगे कि इम्प्योरिटी को, उस इम्प्योरिटी को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्सड इन ए मेजर क्वांटिटी, क्वांटिटी भी अपना है, अपना जितना चाहिए उतना ही लेंगे, इसलिए तो ह्यूमन कंट्रोल होगा। दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोप एंड द मटेरियल इज नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं वो भी एक टाइप का डोप है। तो कभी कभी ओलंपिक गेम में आ जाता है कि न्यूज़ इसने डोप किया, तो डोप किया मतलब ऐसा कुछ दे दिया जो उसके बॉडी के लिए तो अच्छा नहीं है, फिर भी उसका अमाउंट बहुत कम होता है, सो दैट उसको एक इंस्टेंट पावर मिलता है, सो दैट वो हाई स्पीड से भाग सकता है, बहुत कुछ चीज़ हो सकता है। तो वो कभी कभी डोपिंग में लोग पकड़े जाते हैं, तो उस डोपिंग का ही हम लोग बात करेंगे। अभी डोपिंग ह्यूमन बॉडी में नहीं होगा। डोपिंग किस में होगा? डोपिंग ह्यूमन बॉडी में नहीं होगा, डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होगा। अच्छा, तो कैसे होगा डोपिंग? डोपिंग का एडवांटेज क्या होगा? अभी देखो डोपिंग का एडवांटेज आफ्टर डोपिंग, डोपिंग करने के बाद क्या क्या एडवांटेज होगा देख लेते हैं क्या क्या है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय अस। देयर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप। अभी हम लोग देखेंगे ये डोपिंग कैसे करते, क्या करते, कौन सा मटेरियल है, तो वो चीज़ देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हम लोग ऑलरेडी डोप कर लिया, किसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करने के बाद वो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग मटेरियल क्या क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग मटेरियल होगा एल्युमिनियम, बोरोन, इंडियम, इन सब को हम लोग डोपिंग मटेरियल बोलेंगे, जिसका आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 3 है। ओके, तो मान लो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में हम लोग किसको यूज़ करेंगे? जिसका सिलिकॉन का साइज और इसका साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, नहीं तो डिफेक्ट आ जाएगा। हम लोग तो सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। तो देखो एक बार, ए है बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन। तो सिलिकॉन और बोरोन का कुछ प्रॉपर्टी सेम होता है, साइज मेनली, क्योंकि हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बोरोन टू कार्बन, ओके, बोरोन टू कार्बन जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन में एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और ऊपर से नीचे जाने से एटॉमिक साइज क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे जाने से। तो एक बार डिक्रीज हुआ और एक बार इंक्रीज होगा, तो इससे वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये जो कॉर्नर रूल है ना, कॉर्नर रूल, तो कॉर्नर रूल में बोरोन और सिलिकॉन का सेम होगा। क्या सेम होगा? साइज सेम होगा। इसकी वजह से डिफेक्ट कम हो जाएगा, अच्छा खासा काम होगा। तो हम लोग जब बोरोन देते हैं, बोरोन का आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कितना है? बोरोन का आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है 3। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बट बोरोन के पास नहीं है। सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो बोरोन के पास नहीं है। तो बोरोन क्या करेगा बच्चा? बोरोन क्या करेगा? बोरोन बोलेगा मेरा ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में एक वैकेंट क्रिएट होगा। इस वैकेंट को फिल करने के लिए बाहर वाला साइड वाला सिलिकॉन से कौन आ जा सकता है? इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक फ्लो, हाई फाई फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग बोरोन और सिलिकॉन दोनों को मिक्स किया था तो दोनों में कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब डोपिंग के बाद नेट चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अंदर में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। वाह भाई, बहुत बढ़िया। ओके, बिन बुलाए मेहमान, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, ये होल क्रिएट होगा, तो ये होल वापस इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं इस पी टाइप, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। बोरोन आने के बाद इसमें पॉजिटिव होल क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम लोग पी लिखेंगे। अच्छा, पी पॉजिटिव मतलब, अरे पी पहला वर्ड पी, ओके ओके, इसका मतलब पी कहाँ से आया? पॉजिटिव से आया, पॉजिटिव से पी आ गया। Positively charged current carries holes are generate. Okay, positive, it is called p-type semiconductor. Positive charge current carries are generate, it is called
पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेन प्रॉपर्टीज क्या है, होल्स क्रिएटेड वैलेंस बॉन्ड, होल्स क्या करेगा, वैलेंस बॉन्ड क्रिएट करेगा, होल्स क्रिएटेड वैलेंस बॉन्ड। कंडक्शंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज इन कंडक्शन बॉन्ड, कंडक्शंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन कंडक्शन बॉन्ड। इसका मतलब मार्केट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू रूम टेम्परेचर, उस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो तो अभी डिफरेंट टाइप ऑफ होल में ही जाएगा। इसलिए ये वर्ड यूज किया, कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन कंडक्शन बैंड, होल्स क्रिएटेड इन वैलेंस बॉन्ड। अच्छा, होल क्रिएट होगा कहाँ होगा, लिखा ना होल्स क्रिएटेड इन वैलेंस बॉन्ड, कहाँ होगा, अरे वैलेंस बॉन्ड में, वैलेंस में। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन करेंगे, 10 to the power 4 इनिशियल नंबर एट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक रूल होता है, रूल क्या होता है, ऐसा एक रूल सोचो, मान लो बेसिक से चलते, कोई एक नंबर है एनी, मान लो 4 है, कोई और एक नंबर है एन इज इक्वल टू 4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कोई दूसरा एक नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट किया, तो 4 इंटू 4, तो ये दूसरा एक नंबर है एन आई होल स्क्वायर, तो एन आई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 16 आ गया ना। तो अभी मान लो मैं अगर एन एच का वैल्यू इंक्रीज किया, एन एच का वैल्यू इंक्रीज करके मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया, इसका वैल्यू इंक्रीज करके मैंने 8 कर दिया, और एन ई का वैल्यू इंक्रीज करके मैंने डिक्रीज करके 2 कर दिया, डिक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ होल इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, कंडक्शन का इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बॉन्ड होल के ऊपर जंप करेगा, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं 2 + 8 करूँ, 2 + 8 करूँ तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और इनिशियली अगर मैं 4 + 4 करूँ तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब एडिशन काम नहीं आएगा, इसमें एडिशन काम आ रहा है, इनिशियल और फाइनल केस में एडिशन काम आ रहा है नहीं, क्या काम आएगा, मल्टीप्लिकेशन। इनिशियल मान लो 4 है, इनिशियल 4 फाइनल 4, फाइनल कितना आया 8 × 2, दोनों सेम है, क्या कहते हो, दोनों सेम है। इसका मतलब दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, किन दोनों चीज़ों का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कोई एक कांस्टेंट का इक्वल होता है, एन ई एन एच, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कोई एक कांस्टेंट का इक्वल होता है, जिसका नाम दे दिया एन आई स्क्वायर। क्वेश्चन में आ जाते हैं, 10 to the power 4 इनिशियल नंबर एट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनका मतलब एन आई का वैल्यू कितना दिया है, 10 to the power 4, एन ई का वैल्यू कितना होगा इनिशियल केस में, ये सब क्या है, t = 0 के, 10 to the power 4 एन एच का वैल्यू कितना होगा, 10 to the power 4। इट वॉज डोप टू 10 to the power 6 एटम ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, 10 to the power 6 एटम ऑफ एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम क्या होल देता है, एक एल्युमिनियम एक होल देगा, इसका मतलब 10 to the power 6 एटम ऑफ एल्युमिनियम कितना होल देगा, 10 to the power 6 देगा। तो इन t = आफ्टर t = सम टाइम, तो ये इन h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 to the power 6। तो वी नो दैट एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई होल स्क्वायर। एन आई का वैल्यू कितना है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 10 to the power 4 होल स्क्वायर 8 हो जाएगा। एन एच का वैल्यू कितना दिया है, 10 to the power 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, होल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है। तो एन ई का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, एन ई का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 to the power 8 - 6, 10 to the power 2। अच्छा, इसमें हम लोग कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं, हाँ ज़बरदस्त फाइंड कर सकते। अभी सोचो क्या सोचो कि ये 10 to the power 6 है, अरे 10 to the power 6 मतलब 10 लाख, तेरे पास 10 लाख, तेरे पास 10 लाख क्या है, पॉजिट्रॉन है, और 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 और 10 लाख में कौन ज़्यादा होगा, 10 लाख ज़्यादा होगा, 1 2 3 4 5 6, अरे ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसके रेस्पेक्टिवली वो 100 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, पी टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप का जो मेजर क्वांटिटी है, मेजरिटी कौन होगा, मेजर क्वांटिटी कौन होगा, नंबर ऑफ होल होगा, माइनर क्वांटिटी कौन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
तो मेनली पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, नंबर ऑफ होल की वजह से, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और एक टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, कौन, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर, नाम पे कुछ लिखा है एन, इसका मतलब नेगेटिव है क्या, देखते हैं चलो। बाय मिक्सिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आर्सेनिक एंटीमोनी फास्फोरस, आर्सेनिक एंटीमोनी फास्फोरस क्या होता है, नाइट्रोजन के नीचे, नाइट्रोजन का जो फैमिली है, नाइट्रोजन नया पड़ोसी आने से सब बिगड़ी। तो एंटीमोनी कौन है, Sb को एंटीमोनी कहते हैं, आर्सेनिक है, फास्फोरस है। तो फास्फोरस के साथ कौन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, उसके नीचे सिलिकॉन है, या मान लो जर्मेनियम है, ओके, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। अगर जर्मेनियम और फास्फोरस के बीच में अगर अरेंजमेंट करो तो अच्छा खासा अरेंजमेंट होता है, डिफेक्ट कम होता है। सिलिकॉन से भी हम लोग कर सकते हैं, बट जर्मेनियम करने से डिफेक्ट कम आता है। तो बाय मिक्सिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, अगर पेंटावेलेंट यूज करो तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को तो इसके साथ इसका बॉन्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, ओके। तो कोई बात नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, ये बॉन्ड कर लिया। तो बट फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन था, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये हो गया। अभी इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा फास्फोरस जा भाग जा, मेरा तो ऑक्टेट फील हो गया, तेरा काम क्या है, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, चला जा इधर से, घर छोड़ के चला जा। इलेक्ट्रॉन दुखी होके क्या करेगा, बाहर जाएगा। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा सैड है, इलेक्ट्रॉन सैड होगा तो उसके लिए कोई तो होगा दुनिया में, हर एक घोचू के लिए कोई ना कोई और एक घोचू होता है। इस घोचू के लिए साइड में और एक सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का भी 4 इलेक्ट्रॉन था, कभी ना कभी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन तो वैकेंट हो गया था, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव के पास ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये घोचू वाला इलेक्ट्रॉन आप जाके हैप्पी हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो हैप्पीनेस होगा, इस इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, बिन बुलाए मेहमान फास्फोरस को लेके आया था, सिलिकॉन को थोड़ा बहुत टेम्परेचर मिक्सअप करके उसको अंदर में फास्फोरस घुसेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसलिए तो पेंटावेलेंट का प्रॉफिट है हम लोगों का। इस पेंटावेलेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का काम आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से निकला, वैलेंस बॉन्ड से। ये वैलेंस बॉन्ड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सिलिकॉन जिसमें होल है उसमें जाके बैठ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये इधर जाके फिर से ये मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से नंबर ऑफ होल डिक्रीज कर रहा है। हाँ, सही पकड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होल पे जाके बैठ जाएगा तो एनएच का वैल्यू तो डिक्रीज होना ही वाला है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस तो नंबर ऑफ होल डिक्रीजेस। ये हम लोग तो प्रैक्टिकली देख लिया कैसे होता है। अगर मुझे मैथमेटिकली देखना है वही फॉर्मूला, ni होल स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। Ne का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली NH का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर या पेंटावेलेंट। आगे बढ़ने के पहले एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन जेईई मेन का 2021 क्या कहता है, कहते हैं बाय डोपिंग स्टेटमेंट 1 जेईई मेन 2021 26 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि बाय डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विथ पेंटावेलेंट मटेरियल। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, हाँ डेंसिटी इंक्रीज होता है, सही लिखा है, ट्रू है, ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला, स्टेटमेंट 2 द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज ए नेट नेगेटिव चार्ज। ये हजम नहीं हुआ, अरे बाबा नेट चार्ज नेगेटिव कैसे होगा, फास्फोरस न्यूट्रल था, सिलिकॉन न्यूट्रल था, दोनों मिक्सअप कर दिया, दोनों को मेल्ट करके मिक्सअप कर दिया, कहाँ से चार्ज आ जाएगा, तो ये तो फॉल्स है बाबा। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इससे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इससे ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स।
स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बस हो गया, हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन क्या है? अरे पी टाइप का एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेके आओ, एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेके आओ, दोनों को फेविक्विक से मैच कर दो, हो जाएगा पीएन टाइप। ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। पीएन हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है कि पी और एन के बीच में जब कॉम्बिनेशन होगा उसके बीच में कोई ना कोई कुछ नहीं होना चाहिए, ना एटमॉस्फेयर, ना कोई फेविक्विक आठा, ना फेविकॉल, ना डेंड्रेट, कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, उन दोनों के बीच में सिर्फ उन दोनों का मेटेरियल ही चाहिए। ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब दोनों को हम लोग मेल्ट कर देंगे। ये मान लो एक पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और ये है एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो दोनों को क्या कर देंगे, इसमें दोनों को मेल्ट कर दे के इसको मार्च कर देंगे। ऐसा होता है पीएन टाइप। जब हम लोग मेल्ट करके मार्च कर देंगे तब क्या होगा, पीएन जंक्शन में सिर्फ पी और एन का ही प्रॉपर्टी होगा। एन साइड में बहुत सारा क्या होगा, एन टाइप में बहुत सारा छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन होगा, और पी टाइप में क्या होगा, छोटा छोटा पॉजिट्रॉन होगा। होल को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इससे जाम करेगा। सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन जाम कर रहा है, अच्छा इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इसमें पॉजिट्रॉन ज़्यादा था। इलेक्ट्रॉन जाम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये क्या हो गया, खुद एटम हो गया। इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो एटम हो जाएगा ना। तो इस साइड में सारा एटम हो रहा है और इस साइड में सारा भी, ये भी एटम हो रहा है। और धीरे धीरे इस साइड में क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है से, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन एन टाइप में ज़्यादा था ना, इलेक्ट्रॉन एन टाइप पे ज़्यादा था, न्यूट्रल था, एन टाइप से न्यूट्रल, एन टाइप से न्यूट्रल था। अगर इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में चला जाएगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल एटम। पॉजिटिव और नेगेटिव में बीच में जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल एटम। तो ये सारा जो एटम है, ये सारा एटम है न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम, इस न्यूट्रल एटम का बहुत अच्छा खासा एप्लीकेशन है, बाद में देखेंगे। तो बाकी जो रहा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट 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 करते हैं। और कुछ कुछ जगह में थोड़ा सा 2 3 4 पॉजिट्रॉन या होल होगा। और इस साइड में क्या होगा, ज़्यादातर पॉजिट्रॉन होगा, ज़्यादातर पॉजिट्रॉन होगा। और थोड़ा बहुत 2 3 4, अगर मैं जितना ड्रॉ किया उसके रिस्पेक्टिवली 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये है P, ये है N, और इन दोनों के बीच में ये जो हो गया, ये क्या हो गया, इस एक न्यूट्रल एटम का लेयर हो गया। इस लेयर का नाम क्या है, डिप्लेशन लेयर। ये लेयर क्या करता है, ये लेयर एक काम करता है, अच्छा खासा काम करेगा। क्या काम करेगा, सोचो सोचो सोचो, क्या सोचो, अरे भाई साहब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में फोर्स क्या होता है, वो ऑपोजिट होता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स उल्टा देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन बाई चांस अगर मार्केट में आ भी जाएगा, न्यूट्रल एटम के बीच में आ भी जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाई साहब तो उसका चार्ज नेगेटिव है, उधर जा। और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेगा, धकेलेगा बाहर जा, बाहर जा। इसका मतलब इसमें जो न्यूट्रलनेस हो गया ये बरकरार रहेगा, बरकरार रहेगा। और इस डिप्लेक्शन लेयर हो गया। डिप्लेक्शन लेयर के बाद हम लोग देखते हैं कि एक वोल्टेज भी तो डिफरेंस है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इस पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ओके, पोटेंशियल बैरियर। इसका मतलब इस पीएन जंक्शन से करंट फ्लो नहीं होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन ये जाम कर रहा था, इसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट।
इसको कहते हैं डिफ्यूशन करंट। डिफ्यूशन करंट पढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर पढ़ते हैं, पोटेंशियल बैरियर पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। तो पोटेंशियल बैरियर उतना अच्छा होगा जब डी ज़्यादा होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पीएन जंक्शन को पहले विदाउट बायसिंग देखा था लास्ट पेज में, अभी क्या होगा विद बायसिंग। बायसिंग का मतलब एक्सटर्नल हम लोग वोल्टेज दे दिया। ये इस न्यूट्रल एटम है, इसमें डिफ्लेक्शन लेयर में क्या है न्यूट्रल एटम, इसमें क्या होता है प्लस, एन की जगह प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो वोल्टेज होगा वो होगा इंड्यूस वोल्टेज। ओके, इंड्यूस वोल्टेज क्या होता है, इंड्यूस वोल्टेज होता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, डिफ्लेक्शन लेयर का डिस्टेंस। अब एक्सटर्नल एक वोल्टेज है, इस एक्सटर्नल का वोल्टेज ये है वी नॉट। तो वी नॉट को अगर मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूँ तो क्या होगा, विथ ऑफ द डिफ्लेक्शन लेयर गोस ऑन डिक्रीजिंग, विथ ऑफ द डिफ्लेक्शन लेयर गोस ऑन डिक्रीजिंग, फाइनली एट अप्रोप्रिएट वोल्टेज इट विल वैनिश। कोई एक वोल्टेज में ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके, ये तो होना ही चाहिए था, नहीं तो कैसे करंट फ्लो होगा। इससे जो करंट जाएगा ना, ये करंट इनिशियली क्या होगा, t इक्वल टू 0 में वोल्टेज अगर 0 है आउटपुट, तो करंट भी क्या होगा 0 होगा। धीरे धीरे अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, एक टाइम के बाद करंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे अगर मैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करूँ, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, एक्स एक्सिस में कौन होता है, वोल्टेज होता है, वाई एक्सिस में कौन होता है, करंट। तो ये जो देखा रहा है, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को कहते हैं थेरोसल वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अगर मैं वी इंड्यूस वोल्टेज अगर मैं सोचूं, थेरोसल वोल्टेज सिलिकॉन के लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरोसल वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट। एनर्जी का ऊपर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी अगर मैं सिलिकॉन का अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इस सिलिकॉन में इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.7 वोल्ट। ये जो 0.7 वोल्ट है इसको क्या कहते हैं, थेरोसल वोल्टेज। उसके पहले अगर मैं मान लो 0 वोल्टेज यूज़ किया, 0 वोल्टेज में करंट क्या होगा, I इक्वल टू 0। 0.1 वोल्टेज में करंट क्या होगा, I इक्वल टू 0। इसलिए देखो वाई एक्सिस में कोई इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। 0.2 वोल्टेज में I क्या होगा 0, 0.3 वोल्टेज में I क्या होगा 0, 0.4 वोल्टेज में I क्यू क्या होगा 0, 0.6 वोल्टेज में I क्या होगा 0, 0.7 वोल्टेज में I जस्ट स्टार्ट होगा, I नॉट इक्वल टू 0। ये सब क्यों होता है कि ये इंड्यूस वोल्टेज की वजह से, या मैं बोलूँ पोटेंशियल बैरियर की वजह से। तो हमें जो थेरोसल वोल्टेज मिलता है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में उसका पोटेंशियल बैरियर है। किसका पोटेंशियल बैरियर है, वही पीएन जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैं अगर बाय मिस्टेक अगर मैं उल्टा क्या यूज़ करूँ, बैटरी यूज़ करूँ, तो उल्टा यूज़ करने से क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज भी कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इनपुट वोल्टेज भी कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो नेट वोल्टेज क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नेट वोल्टेज जब ऐड होगा तो इंड्यूस वोल्टेज या डिफ्लेक्शन लेयर का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से करंट क्या फ्लो होगा, डिफ्लेक्शन लेयर विथ इंक्रीजिंग पोटेंशियल बैरियर गेट हाई इज नॉट अलाउड। वो क्या होगा, उसके बाद जो भी चार्ज है मेजर चार्ज, मेजर कैरेक्टर फ्लो नहीं होगा। तो कौन फ्लो होगा, माइनर। एन टाइप में माइनर कौन था, प्लस था। अभी एक चीज सोचो, ये है प्लस, तो प्लस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फील्ड है ये है प्लस 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 प्लस, ये है माइनस माइनस माइनस। इधर से कोई एक प्लस चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेगा, बोलेगा जाओ इधर जाओ, चले जाओ। तो अगर मैं एन टाइप में कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को ये बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज पुश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा। तो इस पुश की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज एक बार अगर अंदर में घुस जाएगा तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको हेल्प करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कौन है, माइनर कैरेक्टर। एन टाइप में माइनर कैरेक्टर कौन है, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन फ्लो होगा, इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट क्या होगा, माइनर, माइनर ड्यू टू माइनर कैरेक्टर।
ओके, जिसका वैल्यू बहुत कम होगा क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैरीज, चार्ज कैरियर। तो ये वैल्यू तो बहुत कम है, माइनर कैरेक्टर तो 100 में हम लोग कैलकुलेट किए थे, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस करंट का वैल्यू थोड़ा बहुत होगा। और करंट स्टार्ट कहाँ से होगा, देखो पब्लिक बोल रहा है भाई करंट ये करंट स्टार्ट होगा एकदम जीरो वोल्टेज में। जीरो वोल्टेज में क्यों होगा, अरे माइनर है ना, ऑलरेडी इनिशियली तो इंड्यूस वोल्टेज था, थोड़ा सा वोल्टेज देगा तो स्टार्ट हो जाएगा। बट कुछ टाइम बाद, स्टार्ट होने के बाद अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज दे दूँ, मतलब ये जो वोल्टेज है मैं अगर जिसको ज़्यादा इंक्रीज कर दूँ तो क्या होगा, इसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते एक टाइम क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। क्यों, अरे है ही नहीं, कितना माइनर होगा। एक तो लिमिटेशन है ना माइनर कैरेक्टर का, तो लिमिटेशन ये क्या है, ये सैचुरेटेड क्यों होता है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ माइनर चार्ज कैरियर। ओके, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड करंट कहते हैं। बिफोर सेमीकंडक्टर वी यूज वैक्यूम ट्यूब, ये क्या करता था, ओनली वन डायरेक्शन फ्लो करता था, इट नॉट अलाउ रिवर्स डायरेक्शन। तो पीएन में भी ऐसा ही कुछ होगा। पीएन में क्या होगा, पीएन में ये पी टाइप है, अगर मैं इसके साथ कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दूँ तो ये देखो एक्सटर्नल वोल्टेज, ये है प्लस 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 प्लस, ये है माइनस माइनस माइनस। तो ये जो प्लस 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 है, ये इधर भी क्या है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो मैं अगर करंट को इधर से पास कराऊँ, तो करंट से अगर मैं इधर से पास कराऊँ तो ये करंट क्या होगा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का करंट, तो आराम से करंट फ्लो हो जाएगा। बट अगर मैं उल्टा फ्लो कराऊँ, मैं इसको अगर उल्टा कर दूँ, मतलब ये पार्ट पॉजिटिव कर दूँ इसको हटा के, तो करंट नहीं फ्लो होगा। इसका मतलब करंट इधर से अलाउ नहीं होगा, इधर से करंट अलाउ नहीं होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि पीएन जो सिंबल है, ये सिंबल क्यों दिया, दुनिया में तो पीएन थोड़ी ऐसे दिखता है, एक कॉर्नर ऐसा थोड़ी दिखता है, ये सिंबल क्यों दिया, ये सिंबल इसलिए दिया था कि जाने के लिए अलाउ करेगा, जाओ इधर से आएगा, नहीं जाना है, इसलिए सिंबल ये हो गया। ये सिंबल, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्टॉप करेंट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट स्टॉप करेगा, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से जो करंट फ्लो होगा, अगर होगा बाई चांस, वो होगा रिवर्स करंट। ये जो करंट है ना, सैचुरेशन में भी अगर मैं बोलूँ माइक्रो एम्पियर में होता है, तो ये हो गया रिवर्स करंट। अभी इसके रिस्पेक्टिवली हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन, जेईई मेन 2021 25 फरवरी मॉर्निंग स्लॉट में क्या कहते हैं, ए 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई के बीच में हम लोग क्या किया, कनेक्ट किया, एक D1 और एक है D2 टू बी नॉर्मल सिलिकॉन डायोड, फाइंड द करंट सप्लाई बाय द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉइंट एक्स। तो अभी देखो पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ है, कनेक्शन एक्स के साथ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और वाई के साथ नेगेटिव टर्मिनल। तो इधर से जो करंट जाएगा, ये इस आई के लिए ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये करंट आगे जाएगा। तो करंट कहाँ से जा रहा है, इधर से, ओके, इधर से जा रहा है। तो अगर मैं इस सर्किट का ड्रॉ करूँ तो सर्किट दिखने में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ। Okay, a 5 volt battery is connected across the point X, Y. Assume D1, D2 is normal silicon diode. Find the current supply by the battery. Positive terminal of the battery is connected to the point X. तो करंट का वैल्यू कितना होगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होगा। अभी वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10 ओम। तो ये कितना होगा, 0.5/2, 0.5 एम्पियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.5 एम्पियर। तो अभी पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन होगा। पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन कौन होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर है। हम लोग जो भी चार्जर यूज़ करते,
उस चार्जर में क्या क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, डायोड होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ट्रांसफार्मर हम लोग पहले क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से जो सप्लाई आएगा वो कितना आएगा, 220 वोल्ट। तो अगर मैं बाय मिस्टेक ट्रांसफार्मर यूज़ ना करके डायरेक्ट इसको रेक्टिफाई कर दिया, रेक्टिफाई करने से क्या मिलेगा, 220 वोल्ट AC कन्वर्ट टू 220 वोल्ट DC, उससे तो बैटरी गई, कोई भी फ़ोन चार्ज नहीं होगा ना, क्योंकि DC पे थोड़ी चार्ज है, क्योंकि मोबाइल चलता कहाँ से, 2.5 वोल्ट से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 220 वोल्ट से 2.5 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि फिर से वापस रेक्टिफाई करने के बाद एक बार DC हो जाएगा, फिर से AC कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 220 वोल्ट DC कैन नॉट कन्वर्ट टू 2.5 वोल्ट DC, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स वर्क्स एट AC। ओके, ये AC में ही वर्क्स कर सकता है ट्रांसफार्मर, इसलिए हम लोग पहले क्या कर देंगे, इसको वोल्टेज डिक्रीज कर देंगे, तो 2.5 वोल्टेज आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डायोड यूज़ करेंगे। अभी देखो ये P में क्या है, प्लस है, B में क्या है, माइनस है, तो इससे जाएगा जाएगा जाएगा, आराम से जा पाएगा। और P और Q पॉइंट से दो स्विच लेके हम लोग मोबाइल को चार्ज दे देंगे। तो अभी देखो जब A में प्लस था, B में माइनस था, तब कैसे गया था, A D1 P Q B गया था, इसलिए पॉजिटिव आया था। अभी सेकेंड केस में क्या होगा, ये प्लस माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये तो सेकेंड केस है। सेकेंड केस मतलब B Q P, B Q P आने के बाद क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, 0 है। तो फिर से वापस से ये क्या हो जाएगा, A D1 P Q B, तो फिर से पॉजिटिव, जिसका मतलब इससे मुझे क्या मिल गया, मुझे नेगेटिव वैल्यू, मैं नेगेटिव वैल्यू को रिपेल कर सकता हूँ, नेगेटिव वैल्यू को वैनिश कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भाग जाओ, नेगेटिव वैल्यू भागेगा तो ये थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी आ गया है। एक AC में दो चीज़ प्रॉपर्टी होता है, AC में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, रिपेल होता है। रिपेल होता है, रिपेल का मतलब ये देखो, ये जो कार वार है ना, ये जो कार, इसको हम लोग रिपेल कहेंगे, ये बाद में फिल्टर से कवर होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कर लिया, तो बट हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रॉब्लम क्या था, लॉस था, बहुत सारा लॉस था, क्योंकि हर एक स्टेप में मुझे 50% लॉस हो रहा था, हर एक स्टेप में मुझे 50% लॉस। तो ये क्या था, लॉस था 50%, ये तो 50% लॉस हम लोग क्यों बेयर करेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ किया। नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। अभी फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल A इज पॉजिटिव, A है पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव, A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव। D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, तो D1 क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, एंड D2 इज इन रिवर्स बायस। हाँ, इससे करंट आएगा, तो इसके बाद ये इससे करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस है। करंट विल फॉलो पाथ A D P Q C, तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा A D1 P Q C B, ओके, ऐसे जाएगा A D1 P Q C B। For second half cycle B is positive and A is negative and D2 in forward bias, D1 in reverse bias, तो D2 forward bias होगा, D1 reverse bias होगा। सेकेंड केस में कैसे दिखाएंगे, देखो सेकेंड केस में ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फॉरवर्ड बायस, तो इससे करंट जाएगा, इसके बाद ये जाने नहीं देंगे, तो ये ऐसे ऐसे घट जाएगा। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है, फुल वेव मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं इसको। तो फुल वेव रेक्टिफायर का शेप कैसा होगा, मान लो ये था, तो पहले पॉजिटिव के लिए क्या था, आउटपुट पॉजिटिव था, दूसरे नेगेटिव के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, दूसरे नेगेटिव के लिए भी आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है, दूसरी बार भी क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि जब करंट ऐसे 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 जा रहा है तो P में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, Q में क्या मिल रहा है, नेगेटिव। करंट अगर ऊपर पॉजिटिव है तो जब ऐसे 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 जाएगा तब क्या मिल रहा है, P में पॉजिटिव, Q में क्या मिल रहा है, नेगेटिव। और ये P और Q पॉइंट में दोनों पॉइंट से
करंट को हम लोग बाहर लेके बैटरी से अटैच कर देंगे। इसलिए पी और क्यू क्या होगा, पी ऑलवेज पॉजिटिव, क्यू ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये क्यू पॉइंट नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, जैसे पॉजिटिव चलेगा। तो अभी एसी से थोड़ा बहुत डीसी हो गया, मतलब नेगेटिव वाला का पार्ट तो हम लोग हटा दिया। तो अभी एक प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम, ये रिपील वाला प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, ये जो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि डीसी मतलब प्योर डीसी होना चाहिए, डीसी मतलब प्योर डीसी, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, फिल्टर चाहिए। ओके, ये है फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट का काम क्या है, देखो, तो फिल्टर सर्किट में ये क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर में प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। तो P और Q पॉइंट से क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, P पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव। तो P पॉइंट से जब वोल्टेज आएगा तो कैपेसिटर में ये 0 वोल्टेज, ये V वोल्टेज, ये V, ये V, V का वैल्यू 20 मान लो, ये भी 20, ये भी 20। तो कैपेसिटर में क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। तो कुछ टाइम बाद ये कैपेसिटर में वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20 वोल्टेज हो जाएगा। और इसमें भी क्या होगा, 20 वोल्टेज। तो इससे करंट फ्लो होगा। ओके, तो करंट फ्लो होगा तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट भी 20 वोल्टेज मिलेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा, अब अगर जो इनपुट वोल्टेज था पी क्यू का, वो 20 वोल्टेज से डिक्रीज होगा। ये गया 20 वोल्टेज, ये जो पोर्शन है ये क्या है, 20 वोल्टेज। तो 20 वोल्टेज के बाद इनपुट तो डिक्रीज होगा। इनपुट अगर डिक्रीज होगा तो इसमें भी वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो इसका मतलब आउटपुट भी डिक्रीज मिलेगा। बट जो कैपेसिटर में स्टोर हो गया था वो बोलेगा भाई साहब मैं हूं ना। तो ये कैपेसिटर जो है ये बोलेगा, मान लो ये 20 वोल्ट कन्वर्ट टू 18 वोल्ट, एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो गया। तब कैपेसिटर बोलेगा टेंशन मत ले, मैं हूँ। ये 18 ना लेके ये बोलो और भी छोटा हो रहा था, मतलब 15 वोल्ट हो रहा था। तो अब ये जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो गया था, ये कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर चार्ज सप्लाई करेगा। तो उस चार्ज की वजह से ये वोल्टेज फिर से इंक्रीज हो जाएगा। फिर से इंक्रीज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 15 कन्वर्ट टू 20, मतलब डिक्रीज होने नहीं देंगे। ओके, इसलिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस क्यों देते, क्योंकि इधर से करंट फ्लो होते 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 टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आर जितना ज़्यादा है, फ्लो होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम लोग उस टाइम स्पेस में ऑटोमेटिकली कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है। और उस टाइम के बाद और एक बार फिर से ये 20 से फिर से +20 हो जाएगा। तो अगर मैं सर्किट में दिखाऊँ, ये एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे ऊपर जाता है, 20 वोल्टेज हो गया, मेन सप्लाई वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर, बट कैपेसिटर क्या देगा, हेल्प करेगा, ले 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 जितना लेना है ले ले। और कैपेसिटर भी तो कुछ टाइम बाद डिक्रीज हो जाएगा ना, कैपेसिटर का भी तो 20 लिमिट है। तो इसलिए ये चीज़ बाद में जाके डिक्रीज होता ही जाएगा, क्योंकि आउटपुट सर्किट का वोल्टेज कम है, डिक्रीज हो रहा है 20 से 19, 18, 17। तब कैपेसिटर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। कैपेसिटर जितना करना था कर दिया, फिर से डिक्रीज होता जाएगा, फिर से अप्लाइड वोल्टेज फिर से 20 आ गया। तो ऐसे 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 कार्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कार्व थोड़ा बहुत स्ट्रेट हुआ। तो अगर मैं ये जो कैपेसिटर एक लगाया, अगर मैं पैरेलल में बहुत सारा कैपेसिटर लगा दूं, तो ये जो रिपेल हो रहा था ये भी और भी डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली कैसे मिलेगा, फाइनली स्ट्रेट मिलेगा। इसलिए हम लोग फिल्टर यूज़ करते हैं जिसका नाम है फिल्टर सर्किट। अब आ जाओ, फिल्टर सर्किट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या है, फोटो नाम से क्या रहा है, फोटोन आ रहा है, इसका मतलब लाइट के साथ कुछ लेना देना है। बाहर से क्या होता है, एक HMU लाइट आता है। ये फोटोडायोड का बहुत सारा एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। जैसे कोई भी शॉपिंग मॉल में जाओ, जाने के टाइम ही क्या होता है, शॉपिंग मॉल का डोर ऐसे ऑटोमेटिक ऐसे ओपन हो गया, इसका पीछे फोटोडायोड ही है। तो फोटोडायोड कैसे काम करेंगे, चलो देखते हैं। फोटोडायोड में क्या है, बाहर लाइट HMU एनर्जी लेके आया, ये एनर्जी कहाँ अप्लाई होगा, इसमें क्या होता है, छोटा छोटा न्यूट्रल एटम है। मैंने बोला था डिफ्लेक्शन लेयर के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है। इस न्यूट्रल एटम का काम क्या है, मान लो HMU आ गया, कोई एक न्यूट्रल एटम बोले, तो अगर मैं सिलिकॉन का बात करूँ या कुछ भी, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो सेंटर इस पोर्शन में डिफ्लेक्शन लेयर में सारा चीज़ न्यूट्रल एटम है। तो बाहर से अगर कोई एनर्जी आ जाएगा HMU, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर से
ऐसे फेंक देगा, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा इधर होगा, एन टाइप की डायरेक्शन में फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर है तो करंट का फ्लो क्या होगा उल्टा डायरेक्शन में करंट होगा। तो इसलिए हम लोग जो करंट मिलेगा हम लोगों को तो वो किसकी वजह से होगा, उसकी वजह से एच म्यू की वजह से। एच म्यू आया, इलेक्ट्रॉन निकला, करंट फ्लो हो गया। तो इसका मतलब आयोनाइज करना पड़ेगा, एटम को आयोनाइज करना पड़ेगा। तो अभी ये मैंने एक सर्किट में दे दिया, ये का कैसे दे दिया रिवर्स बायस, मुझे तो एक बैटरी यूज़ करना पड़ेगा ना। इसको रिवर्स बायस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस बैटरी के वजह से जो करंट मिलेगा आई रिवर्स करंट वो बहुत कम होता है, तो ऑलमोस्ट जीरो होगा। और जितना भी करंट फ्लो होगा वो क्या होगा एच म्यू लाइट की वजह से, फोटोन की वजह से। तो फोटोन की वजह से लाइट जब आएगा तो अगर मैं फोटोन को इसमें अगर मैं फोटोन के सामने कोई एक चीज़ को रख दूँ, कोई भी अगर कोई भी बॉडी रख दूँ कुछ भी, सो दैट लाइट नहीं आ रहा है। अभी लाइट नहीं आएगा तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो करंट कैसे होगा। ओके, इसलिए हम लोग क्या कर सकते उस पोर्शन में लाइट के आगे में हम लोग क्या कर सकते, ऐसे जा रहा था, अगर मैं ऐसे जाऊँ तो क्या होगा लाइट आएगा, लाइट मुझे अटैक करेगा तो पीछे वाला जो फोटो ये पीएन जंक्शन है उसमें शेडो आ रहा है, लाइट नहीं जा रहा है तो करंट जीरो हो गया। मैं ऐसे हटा तो करंट आया, मैं ऐसे आया करंट फिर से ऑफ, तो ऐसे हटा ऐसे आया, तो इससे क्या होगा उसमें 0 1 0 1। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते कितना आदमी गया, एक आदमी गया तो फिर से करंट ऑफ हो गया, उसके बाद फिर से करंट चालू, फिर से दूसरा आदमी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते काउंट कर सकते, काउंटिंग ऑफ पीपल एट एयरपोर्ट। और एक बहुत बड़ा काम है, क्या है ये अलार्म का काम करता है। मान लो कोई एक चोर आ गया तो चोर जब भी उससे पास करेगा तो करंट ऑफ हो जाएगा, करंट ऑफ होगा और ऐसे सिस्टम कर दिया जब भी करंट ऑफ होगा तब अलार्म बजेगा, तो इसलिए अलार्म का काम करेगा। और एक क्या है कैश काउंटिंग इन बैंक, तो बैंक में जाओगे तो बैंक में जब कैश काउंटिंग करता है तो कैश ऐसे रखेगा, कोई एक मशीन है जो पैसे को ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा और एक साइड में एक लाइट जलता है। जब भी कैश काउंट करता है तो एक वायोलेट कलर या ब्लू कलर का एक लाइट जलता है, उससे क्या होता है वो लाइट होता है एलईडी, एलईडी बोले तो एच म्यू लाइट जाएगा। एक कैश पास हुआ तो करंट जीरो, दूसरा कैश पास होगा फिर से करंट जीरो, तीसरा कैश करंट जीरो। तो करंट जब पास कर रहा है एक बार कैश ऐसे जाएगा, फिर करंट ऊपर से आया तो फिर से करंट फ्लो है, दूसरा कैश करंट ऑफ। तो ऐसे कर करके हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना है। इसमें याद रखने का चीज़ है ये फोटोडायोड में कौन सी फॉरवर्ड बायस लगाता है या रिवर्स, ये रिवर्स बायस में लगाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि करंट एक्सटर्नल सर्किट की वजह से करंट ज़्यादा हो कंपेरेटिवली दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, तो एलईडी के बारे में डिस्कस करना है। एलईडी क्या है, एलईडी में पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म आएगा कि इसका बायस क्या है, फॉरवर्ड या रिवर्स। ये क्या है प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो ये है पी टाइप, ये है एन टाइप, तो प्लस से पी, तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस। क्यों फॉरवर्ड बायस करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा खासा करंट देना पड़ेगा, करंट देंगे तब जाके क्या होगा ये जो डिप्लेक्शन लेयर है ये टूटेगा, ये डिप्लेक्शन लेयर टूटेगा तो ये आयन एटम जो है न्यूट्रल एटम आयोनाइज हो जाएगा। न्यूट्रल एटम अगर आयोनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ये सब करेगा, तो ये वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन में जाएगा। या इसका अगर एनर्जी गैप का वैल्यू इस रेंज में है तो हमें क्या मिलेगा विजिबल रे मिलेगा। एनर्जी गैप अगर इस रेंज में है तो क्या मिलेगा विजिबल रे मिलेगा। अच्छा, तो विजिबल रे दिखाने के लिए विजिबल रे को हम लोग क्या यूज़ करते हैं रेजिन। रेजिन से क्या होता है जो भी कलर इधर प्रोड्यूस होगा वो तो एक रे की तरफ है, उस कलर को अच्छा खासा दिखाने के लिए हम लोग रेजिन यूज़ करते हैं सो दैट वो कलर एक ही डायरेक्शन में जाए जो अच्छा खासा है। तो एलईडी में क्या होता है कलर एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऐसे फैलता नहीं है, इसलिए रेजिन का काम है। और ये प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, इसमें जो एटम है उस एटम के रेस्पेक्टिवली कलर होगा। उसमें अगर एटम या मेटेरियल है उस मेटेरियल से इंफ्रारेड कब निकलेगा जब गैलियम आर्सेनाइड होगा। ये जो गैलियम आर्सेनाइड है इसका एनर्जी गैप है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से कलर क्या आता है, कोई कलर ही नहीं आता, क्योंकि कलर के लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, कलर कैसे मिलेगा, अरे लैंडा है ना, लैंडा इक्वल टू एच म्यू। ओके, एच म्यू क्या होता है एच सी बाई लैंडा, तो हम लोग लैंडा को क्या लिख सकते हैं
एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, तो एच सी बाई लैंडा, तो हम लोग लैंडा को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप का वैल्यू हम लोग 1.8 और 3 पॉइंट पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस वेवलेंथ का रेंज। उस वेवलेंथ का अगर मैं कैलकुलेट करूँ देखूंगा, हाँ ये तो मेरा रेड कलर और वायलेट कलर के बीच में ही है। अच्छा, गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस, इसका एनर्जी गैप कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका अगर मैं लैंडा का वैल्यू चेक करूँ, देखो लैंडा का वैल्यू कैसे चेक करते हैं, लैंडा इक्वल टू 112.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे मैं कट सकता हूँ 1.9 और ये होगा 0.3 और ये 1.9 से अगर मैं डबल इससे क्या मल्टीप्लिकेशन करूँ, 1.9 12.9 ऑलमोस्ट 1.92 है। तो ये क्या होगा 6.2 इंटू 10⁻³, तो ये हो जाएगा 6000 आर्मस्ट्रॉन के आसपास। इसका मतलब ये रेड कलर होगा, ऑलमोस्ट रेड कलर, तो इसलिए रेड ही आता है। देखा, इंडियम गैलियम नाइट्राइड के लिए वायलेट होता है, तो रेड कलर जो एलईडी मिलता है ना वो मार्केट में इजीली मिल जाता है, उसका प्राइस भी बहुत कम होता है क्योंकि दुनिया में गैलियम इजीली मिल जाता है, आर्सेनियम इजीली मिल जाता है, फास्फोरस बहुत सारा है। अगर मुझे वायलेट कलर चाहिए तो इंडियम गैलियम नाइट्राइड चाहिए। जो इंडियम जो है ये दुनिया में बहुत इजीली नहीं मिलता, प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वायलेट कलर का अगर एलईडी है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। और ब्लू के लिए क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, ब्लू के लिए क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। एडवांटेज ऑफ एलईडी, एलईडी का एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर। अरे उतना सही तो एनर्जी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बहुत कम है, तो लो ऑपरेशनल। और नेक्स्ट है फास्ट एक्शंस, नो गर्म होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम लोग जो लाइट बाल्ब जलाता है उसमें H की वजह से ही करंट फ्लो, H की वजह से ही लाइट फ्लो होता है, क्योंकि H इक्वल टू I²RT, जितना ज़्यादा हीट होगा उतना अच्छा फिलामेंट गर्म होगा, फिलामेंट गर्म होने की वजह से ही लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब वार्म होने का काम किस में होता है, वार्म का होता है कंडक्टर में, और एलईडी में कोई वार्म होने का काम नहीं है। बैंड विड्थ कितना होना, 100 आर्मस्ट्रॉन टू 500 आर्मस्ट्रॉन, इन ये वेवलेंथ के बीच में ही क्या मिलता है, बैंडविड्थ मिलता है। मतलब अगर मैं रेड कलर के बारे में बोलूँ तो रेड कलर का जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा शार्प, ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैंने जस्ट ये क्या है, ये बैंडविड्थ है मतलब डेल्टा। ओके, मैं अगर रेड कलर का बोलूँ तो 6100 टू 6200, ओके, इन दोनों का डिफरेंस करो, जो मिलेगा वही होता है बैंडविड्थ, समझा। तो मतलब जो एलईडी निकला ना, उस एलईडी में कलर का बहुत वेरिएशन नहीं होगा, बहुत वेरिएशन नहीं मिलेगा, रेड मतलब रेड ही मिलेगा ऑलमोस्ट। लॉन्ग लाइफ बहुत दिन जाता है क्योंकि इसमें वो टॉगल वाला स्विच नहीं है, ऑन ऑफ करने वाला, जो ब्रेक हो जाएगा फिक्शन होगा। फास्ट ऑन ऑफ स्विच इन कैपेबिलिटी, तो जल्दी स्विच ऑन ऑफ हो सकते, क्योंकि अगर मैं एनर्जी गैप देखूँ बहुत कम होता है, मैं इधर से जस्ट वोल्टेज दे दूँ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, इसलिए एलईडी लाइट बहुत जल्दी ऑन होता है। एक क्वेश्चन किया जाए एलईडी के ऊपर, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था 2021-26 फरवरी मॉर्निंग स्लॉट में आया था। क्या क्वेश्चन है, एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड, अच्छा ये तो अभी हम लोग पढ़े, हाँ गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस सेमीकंडक्टर मटेरियल, द एनर्जी गैप तो ही दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जा बाबा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड ऑफ ए कलर, रेड कलर होगा, रेड कलर तो इसमें नहीं होता, 1046 में थोड़ी रेड मिलता है। रेड कलर किस में मिलता है, 654 नैनोमीटर या 6540 आर्मस्ट्रॉन में। 654 नैनोमीटर या 6540 आर्मस्ट्रॉन दोनों सेम है। ये ऑरेंज कलर, ये गलत है, तो 654 रेड कलर, बी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट कलर का वेवलेंथ गैप, ये है ऑरेंज, ऑरेंज का जो वेवलेंथ है 590 टू 625 नैनोमीटर, रेड का कितना होता है 625 टू 740 नैनोमीटर, ये क्या होगा 590 565, ब्लू में होता है 450 टू
450 to 485, इतना याद रखो, इससे कम चल जाएगा। तो मेरा जो आंसर रेड इसलिए हुआ था क्योंकि 654 कौन सी रेंज में आ रहा है, इस रेंज में 654 नैनोमीटर आ रहा है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो नेक्स्ट हम लोग सोलर सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर सेल क्या होता है, इसका बहुत एप्लीकेशन है, एडवांस में बहुत एप्लीकेशन हो रहा है अभी रियल लाइफ में। सोलर सेल ये है सोलर सेल। सनलाइट कहाँ से आता है, सन से आता है, आ रहा है सनलाइट। तो सनलाइट आएगा तो इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, तो इंसिडेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पेनिट्रेट करके कहाँ जाना है, इस लेयर में। ये लेयर कौन है, ये लेयर है न्यूट्रल लेयर। मैंने बोला था न्यूट्रल जो लेयर है, जो डिफ्लेक्शन लेयर न्यूट्रल, उस न्यूट्रल लेयर का बहुत एप्लीकेशन होता है। तो हम लोग सोलर सेल, हम लोग पीएन जंक्शन ही पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन। सोलर सेल में क्या होता है, ऊपर एन है नीचे पी है। तो एन टाइप का जो थिकनेस हो क्या है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर मतलब एक पेपर का जो थिकनेस है ना, उस थिकनेस से भी कम है जनरल टिश्यू पेपर थिकनेस से। मान लो टिश्यू पेपर के ऊपर सनलाइट आया तो टिश्यू पेपर को पेनिट्रेट करके नीचे में जा सकता है, इसलिए जो सनलाइट आया वो सनलाइट एन टाइप के ऊपर इंसिडेंट होगा, तो ये पोर्शन में डिफ्लेक्शन लेयर में पेनिट्रेट करेगा। तो इसका न्यूट्रल एटम जो है, इस टाइप का जो न्यूट्रल एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा मुझे भी तो करंट फ्लो करना है, इसकी वजह से करंट फ्लो होता है। कैसे फ्लो करता है धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। देखो एन टाइप का जो थिकनेस है वो पहले 0.3 माइक्रोमीटर है, और पी टाइप का क्या है 300 माइक्रोमीटर, 1000 ज़्यादा, 1000 ज़्यादा है इससे, देख सकते हो। इसलिए मैंने पी टाइप को ज़रा बढ़ा दे लिया। तो इसलिए लेता हूँ कि सो दैट ये नीचे भी लाइट पहुँच ना पाए, थोड़ा तो लिमिट लेना पड़ेगा, और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, नहीं तो एक पेपर ही हो जाएगा पूरा चीज़। तो मेटल फिंगर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल फिंगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी तो कोई होगा। इस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कौन है, मेटल फिंगर। मेटल फिंगर मतलब एक हाथ जैसा है जो कॉपर का होता है, इसलिए मेटल नाम दे दिया। तो मेटल फिंगर इलेक्ट्रॉन कांटेक्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेटल फिंगर को हम लोग सरफेस के ऊपर 50% एरिया देते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल एरिया देने से तो फायदा ही होना चाहिए था, टोटल एरिया देने से फ़ायदा ही होना चाहिए था ना, कि सारा इलेक्ट्रॉन खा लेगा। नहीं, अरे टोटल अगर मेटल दे देगा, सनलाइट कैसे एंट्री करेगा, कैसे पेनिट्रेट करेगा, इसलिए हम लोग 75% इसको छूट देते हैं। आ जाओ सनलाइट, खेलो कूदो। अभी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर आ रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन ये आएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट हो रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है, और ये नीचे पी टाइप है, नीचे ऐसे घूम के जाएगा। तो जब भी हम लोग इस मेटल फिंगर का वायर, ये जो मेटल फिंगर का वायर है, इसको अगर मैं शॉर्ट सर्किट पहले ऐसे ओपन रखेंगे तो एन टाइप के लिए ए पॉइंट है और पी टाइप के लिए बी पॉइंट है। तो मान लो ये बी, ये ए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए में हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल। एन टाइप से क्या निकला है इलेक्ट्रॉन, तो ये लो पोटेंशियल होगा, और बी में क्या है हाई पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा, कब होगा, जब दोनों सर्किट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, दोनों वायर को ऐसे रख दिया, तो उसके बाद मैंने एक स्विचिंग करके इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इसको शॉर्ट सर्किट करने से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट एक बार फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। इसमें क्या है, वोल्टेज जीरो है। वोल्टेज जीरो कब होगा, जब करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। इसलिए ग्राफ ऐसा होता है V4, V3, V2, V1, और करंट ऐसा होता है। करंट हम लोग ऊपर नहीं देंगे क्योंकि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट तो ऐसे नहीं फ्लो हो रहा है, करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, उल्टा फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग नेगेटिव देते हैं। और ये है हम लोगों के पास जो दुनिया में जो सनलाइट आता है, उस सनलाइट का जो एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी बोलो, जो भी फोटोन आता है उसका मैक्सिमम कितना होता है एनर्जी, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ करूँ, इधर से एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो मैक्सिमम तक ये इसमें मिल जाता है
इसमें मान लो 90% फोटोन मिल गया, 90% फोटोन का एनर्जी क्या है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास से। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आसपास एनर्जी गैप कौन होता है, बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का बैंड गैप कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लोग इसमें सिलिकॉन ही यूज़ करेंगे। ये जो पेनिट्रेटेड करेगा ना न्यूट्रल एटम में, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन को ही तो पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फोटोन क्या है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, इसलिए हम लोग सिलिकॉन यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या काम है, ये ग्राफ ये इम्पोर्टेंट है, ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है। ओके, एक्स एक्सिस में क्या है एनर्जी, वाई एक्सिस में क्या है नंबर ऑफ फोटोन। ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है इस पॉइंट में वोल्टेज, ये किसकी वजह से है, ये ओपन सर्किट के टाइम ये वोल्टेज है, ओपन सर्किट के टाइम। और ये जीरो वोल्टेज कब होगा, शॉर्ट सर्किट के टाइम। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड से क्वेश्चन आता है, जो बोल रहा हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड से क्वेश्चन आएगा। ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम था क्या, मैक्सिमम था। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, ग्राफ पूछेगा, ये शॉर्ट सर्किट है। तो हम लोग इस पॉइंट में अगर कोई मैं लाइट जला दूँ, इसमें अगर मैं कोई लाइट लगा दूँ तो इससे करंट फ्लो होगा, तो लाइट जलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जेनर डायट के बारे में। जेनर डायट आ जाओ, जेनर डायट। जेनर डायट में ऐसा खास क्या है जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जेनर डायट में ये पी है, ये एन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं हाईली डोप करते हैं, हाईली डोपिंग क्यों करते हैं, हाईली डोपिंग धीरे धीरे देखेंगे। हाईली डोपिंग करने से क्या होता है, माइनर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। माइनर कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर जो है ना वो बहुत इंक्रीज कर जाता है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये है रिवर्स। तो पहला क्वेश्चन आएगा जेनर डायट किस में लगा है, आंसर क्या होगा रिवर्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में है। तो ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ तो सबको पता है, ये सैचुरेशन है। उसके बाद अगर मैं पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या था, इंड्यूस पोटेंशियल ऐसा ऐसा होगा, ये इंड्यूस पोटेंशियल है। अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल को भी इंक्रीज करूँ तो बहुत इंक्रीज कर दिया, तो दोनों मिलके बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल आएगा। इस पोटेंशियल की वजह से इसमें जो माइनर कैरेक्टर है, इनमें माइनर कैरेक्टर क्या था, पॉजिट्रॉन था, प्लस प्लस बहुत सारा पॉजिट्रॉन था। इस प्लस पॉजिट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है, पीछे से भी ये जो वोल्टेज आ रहा है, ये इसको जाके एक लाथी मारेगा, भागो भागो इधर से। इस पॉजिटिव माइनर कैरेक्टर को कौन लाथी मारेगा, हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल एक लाथी मारा तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। एक बार इधर आने से तो फिर से ये इंड्यूस वोल्टेज भी इसको बोलेगा जाओ जाओ इधर जाओ। इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वो ये किसकी वजह से होगा, रिवर्स। तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सैचुरेशन हो जाएगा थोड़ा टाइम के लिए। बट इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा माइनर कैरेक्टर है, हाईली डोप किया। डोप करने से वजह से इसमें क्या करेगा, इस पोर्शन में ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है इसमें पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देगा। कोई एक पॉइंट में ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज के बाद क्या होगा, इस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद इससे ज़्यादा अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज यूज़ करूँ, वो मॉलिक्यूल इस लेयर को फाड़ देगा, जो माइनर कैरेक्टर है। क्योंकि माइनर कैरेक्टर जाके इधर पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा माइनर कैरेक्टर था, पेनिट्रेट कर करके एक बार इसको तोड़ देगा। एक बार तोड़ देगा तो उसमें जो न्यूट्रल एटम है सब कुछ आयोनाइज हो जाएगा, तो करंट फ्लो हाई हो जाएगा। कोई इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए करंट फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जेनर डायट रियल लाइफ का क्या काम है, रियल लाइफ में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं जेनर डायट को, थोड़ा देखो। जेनर डायट को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मान लो जो टीवी है, टीवी में एक चीज़ देखना, टीवी जैसे चलता है 220 वोल्ट में चलता है क्या, नहीं। अगर घर में क्या हो गया, पूरा वोल्टेज शॉर्टेज होगा तो घर में लाइट ऑफ हो जाएगा, फैन ऑफ हो जाएगा, बट टीवी चलेगा। ये गाँव में अच्छा देखने में मिलता है। अगर तुम गाँव में जाओगे ना, गाँव में क्या होता है, टीवी चलता है बट लाइट फैन सब ऑफ हो गया। तो कभी कभी वोल्टेज अगर बहुत कम आएगा, या मान लो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट फैन को ऑफ कर देते हैं, वोल्टेज शॉर्टेज है तो टीवी चलता है। टीवी क्यों चलता है, टीवी का जो वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज है 160 वोल्टेज ऐसा कुछ ऑपरेटिंग वोल्टेज है। हम लोगों को कितना मिलता है 220 वोल्टेज, तो हम लोग ऐसे 160 वोल्टेज से ऑपरेट करते हैं। देखो
ये मान लो इस पोर्शन में है टीबी, टीबी तो गवर्नमेंट में कितना दिया 220 वोल्टेज दिया, तो 220 वोल्टेज आ जाएगा इधर। ओके ये 220 वोल्टेज हो गया। और जेनर डायोड का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज था वो कितना है 160 वोल्टेज, 160 वोल्टेज और जो ब्रेक डाउन वोल्टेज था तो 160 220 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो करंट इससे फ्लो होगा। मान लो ये जो टीवी चलने के लिए जो करंट चाहिए वो करंट कितना चाहिए 10 एम्पियर। अगर 220 वोल्टेज अगर मैं यूज़ करूँ, इनिशियल करंट कितना आता है 15 एम्पियर, तो इस 15 एम्पियर इधर जाके 10 एम्पियर टूट जाएगा और 5 एम्पियर इधर जाएगा। ये 5 एम्पियर करंट इससे पास क्यों होगा, क्योंकि जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा है। इसमें कौन लगा है टीवी, टीवी चल रहा है 220 वोल्टेज में। अभी मान लो ये 220 वोल्टेज कम के क्या हो गया 180 वोल्टेज हो गया, तो 180 वोल्टेज में ये 15 एम्पियर मान लो 12 एम्पियर हो गया। तो अब इससे क्या करंट पास करेगा 2 एम्पियर। इससे कितना करंट पास कर रहा है अभी भी 10 एम्पियर। अच्छा इसका मतलब टीवी चलने के लिए जो करंट चाहिए वो तो हम लोग पास करेंगे। जाओ 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 जाओ, मान लो ये 180 वोल्टेज डिक्रीज होके 160 वोल्टेज में आ गया। 160 वोल्टेज में क्या करेगा 160 वोल्टेज इधर आ गया, ये 160 वोल्टेज और ये 0, तो अब बोलेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 160 वाला तो उससे कम है या वो उसका इक्वल है, तब जाके ये करंट फ्लो नहीं होगा। ये क्या होगा I इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो माइक्रो एम्पियर है इसको हम लोग I इक्वल टू 0 कहेंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो इधर से करंट कितना होगा, थर्ड केस में I इक्वल टू 0, तो टोटल करंट ये 160 वोल्ट के लिए करंट जा रहा है कितना 10 एम्पियर, तो टोटल करंट कहाँ जाएगा टीवी में जाएगा। अगर 160 से कम हो जाएगा तब टीवी में उतना करंट नहीं मिलेगा टीवी चलने के लिए, टीवी को ऑपरेट करने के लिए। इसलिए अगर बहुत कम वोल्टेज है तब जाके टीवी ऑफ होता है, बट 220 वोल्टेज के कम होगा 180 में लाइट नहीं जलेगा, फैन नहीं चलेगा, टीवी चलेगा। 160 तक वो झेल सकता है, उसके बाद झेल नहीं सकता। यही है जेनर डायोड, यही है जेनर डायोड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये स्टोरी के बाद क्वेश्चन मजा ही अलग होगा। देखो हा। तो ये VZ फील करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तब टीवी का स्टोरी याद रखना। VZ कितना है 50 वोल्टेज। फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IZ का वैल्यू पूछा है। तो इनपुट वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट और इसमें VZ का वैल्यू कितना है 50 वोल्ट। तो ये 100 है, ये 0 है। इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा 50 वोल्ट, क्योंकि जनरेटर डायोड तो बोल ही दिया है मैं 50 हूँ, और ये भी 0 है, ये भी 50 है। क्वेश्चन में क्या पूछा IZ, तो ये करंट कितना होगा। ओके इस सर्किट में करंट कितना होगा, इसमें जो करंट आ रहा है ये I इक्वल टू 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 200, ये कितना आ रहा है 5/20। ओके 5/20, तो ये 2.5 डिवाइडेड बाई 10 0.25 एम्पियर। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए IZ। ये I मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये मान लो I1, ये मान लो I2। तो I2 का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज 0 है, ये कितना है, ये कितना है 100 है। तो ये 100 है और ये 50 है, तो डिफरेंस कितना है 100 माइनस 50, बहुत ही बढ़िया। 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1000, 1000। तो ये ऊपर आ रहा है 50 डिवाइडेड बाई 1000, एक 0 कटेगा, होगा कितना 0.05 एम्पियर। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए IZ। तो IZ I आया, कौन आया I2 आया। I2 इक्वल टू IZ प्लस I1, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा IZ का वैल्यू, IZ इक्वल टू I2 माइनस I1। I2 का वैल्यू कितना है 0.05 एम्पियर। I2 प्लस IZ प्लस I1, तो IZ का वैल्यू आ रहा है I2 माइनस I1। तो ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, ये है 2000 होगा, ये 2200, ये 0, तो ये कितना होगा 0.025 होगा। तो ये 0.05 माइनस 0.025, तो 50 से 25 जा रहा है, 50 से 25 तो 25 रहेगा। आंसर कितना होगा, आंसर 0.025 होगा। आंसर 0.025, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं
25 मिली एम्पियर। ओके, 25 मिली एम्पियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा जनरल डाइट के ऊपर, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ करंट डिवीजन आना चाहिए और फील होना चाहिए जनरल डाइट का फील क्या है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉमन इमीटर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन इमीटर का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अच्छे से देखो क्या क्या है इसमें। एक चीज़ जो है, ये जो पोर्शन है ये है मेरा इमीटर। इमीटर को मैंने कॉमन कर लिया, ये है बेस। बेस और इमीटर के बीच में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये प्लस प्लस। देखो पॉजिटिव के साथ कौन है, पी टाइप है, और ये पी और ये एन, तो एन पी एन। तो इनके साथ क्या है, नेगेटिव फॉरवर्ड। ये क्या है, फॉरवर्ड। और ये इन दोनों पॉइंट के बीच में, बेस और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है, ये कोई वायर फायर नहीं है, ये जस्ट डिनोटेड वोल्टेज डिफरेंस वी बी ई। तो वी बी और ये वी बी है, और ये है रेजिस्टेंस। और आगे अगर मैं देखूँ आईसी करंट में, आईसी करंट क्या है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एन के साथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस पी के साथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आउटपुट जो मिल रहा है VC, ये VC क्या है, आउटपुट। जो ट्रांजिस्टर से मिलेगा जो वोल्टेज डिफरेंस, उसको कहेंगे आउटपुट। जो ट्रांजिस्टर के अंदर घुसा उसको हम लोग कहेंगे इनपुट। तो ये VV क्या है, इनपुट। तो इससे दो फॉर्मूला आएगा, अगर मैं ऐसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कार्सॉफ लॉ कुछ भी लगाओ, आया था कौन, इनपुट। ये इनपुट इक्वल टू क्या होगा, IB इंटू RIN प्लस VBE। ये एक रिलेशन है। ये जो VBB है, ये जो VBB है, ये क्या है, इनपुट वोल्टेज। ये क्या है, इनपुट वोल्टेज। और सेकेंड केस में अगर मैं देखूँ, इधर से जो निकल रहा है वही है क्या, VCE। तो VCE को तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उल्टा लिखेंगे कि VCC मार्केट में आया था पहले, VCC इक्वल टू क्या होगा, IC इंटू RC प्लस वोल्टेज ड्रॉप, जो ड्रॉप हुआ वो ICRC है, बाकी क्या रहेगा, बाकी होगा VC। याद रखना ये जो VB है ये रेजिस्टेंस के बाद होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस पहले होगा उसके बाद ये लाइन इधर दिखा सकते हो। एक्चुअल में इन पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है VBE। तो VC इक्वल टू ICRC प्लस VC। जब भी ट्रांजिस्टर के बाहर जाएंगे, ट्रांजिस्टर से जो मिला उसको कहेंगे आउटपुट। ट्रांजिस्टर से कौन मिलता है, VCE मिलता है, तो VCE को क्या कहेंगे, आउटपुट। तो VC इक्वल टू VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये बाद में काम आ जाएगा, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो यही चीज़ है, ये सर्किट है, ये VB है। लास्ट पेज में हम लोग जो किया था, V इनपुट क्या होता है, VBB होता है। VBB क्या होगा, IB इंटू R रेजिस्टेंस ऑफ बेस प्लस VBE। ये रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, R इनपुट प्लस VBE। और आउटपुट के बारे में देखेंगे तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में क्या मिला था, VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VCE विच इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये भी बहुत कम का चीज़ है। तो मैं क्या किया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनिशियली मैंने कोई
फॉरवर्ड में कोई वोल्टेज नहीं दिया था, तो धीरे धीरे मैं वोल्टेज दूँ, तो धीरे धीरे वोल्टेज देने से क्या होता है, मान लो ये है VBB, तो मैं अगर वोल्टेज स्टार्ट करूँ 0 0.1 दिया, 0 गया, मतलब ये डिफ्लेक्शन लेयर टूटा नहीं था, डिफ्लेक्शन लेयर को धीरे धीरे टूटना पड़ेगा, तो ये कितना जाएगा 0.2, ये 0 आया, ऐसे कर करके 0.7 में ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन लेयर टूट गया, किसका, फॉरवर्ड कैरेक्टर, जिसका मतलब ये डिफ्लेक्शन लेयर हट गया। तो इसमें हमें करंट क्या मिला, I नॉट इक्वल टू 0, तो IB में कुछ मिला, IB का करंट कुछ मिल गया, तो IB करंट मिलेगा, इसका मतलब इससे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन लेयर हट जाएगा, डिफ्लेक्शन लेयर हटेगा ना, तब क्या होता है, डिफ्लेक्शन लेयर हटने के टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डिफ्लेक्शन लेयर के पहले क्या था, ये V था और ये भी V था, तो V माइनस V क्या था, 0 है। जब भी डिफ्लेक्शन लेयर हट जाएगा तो इस डायरेक्शन में एक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको अच्छे से समझते हैं, चलो, मतलब जब जिस पॉइंट में VBB का वैल्यू 0.7 वोल्ट होगा, उस पॉइंट में IB का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, IB करंट फ्लो हो रहा है। जब भी ऐसा कुछ होगा ऑटोमेटिकली वोल्टेज ऑफ C और E के बीच में वोल्टेज चेंज हो जाएगा। क्यों होता है, और मान लो इसका जो माइनर कैरेक्टर है, इनका माइनर कैरेक्टर क्या है, होल, पॉजिट्रॉन, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 है, तो पॉजिट्रॉन तो आ सकता है ना, इधर से इधर तो पॉजिट्रॉन आ सकते हैं, बट करंट क्यों फ्लो नहीं होता, IC इक्वल टू 0 क्यों होता है, इनिशियल टाइम में IC करंट क्यों फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि जो पॉजिट्रॉन है वो इधर तो आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद इसमें तो पोटेंशियल ऑपोजिट है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें पोटेंशियल उल्टा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आ भी जाएगा, मतलब पॉजिट्रॉन अगर आ भी जाएगा या होल अगर आ भी जाएगा, तो जाएगा कैसे, सर्किट कैसे कंप्लीट करेगा, दूसरा वाला जो डिफ्लेक्शन लेयर है या पोटेंशियल बैरियर है उसको रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। इसलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें हम लोग ये पॉजिट्रॉन को सर्किट घुमा नहीं सकते, इसका मतलब पहले डिफ्लेक्शन लेयर को तोड़ना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन लेयर को तोड़ो, IB करंट, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में पहले कौन जाता है, पहले गार्ड जाता है, तो गार्ड क्या करता है, स्कूल का जो गार्ड है पहले डोर को खोलता है, तो ये स्कूल का गार्ड कौन है, IB करंट, और तुम लोग कौन हो, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग स्टूडेंट मतलब IC करंट, तो गेट खोला IB करंट, गेट तो बंद था, वो जो गेट था उसका मतलब डिफ्लेक्शन लेयर, गेट को खोलेगा कौन, IB करंट, और जो IB करंट है उसने क्या किया, छोटा सा पोर्शन, गेट का छोटा सा पोर्शन खोल दिया, छोटा सा पोर्शन, दरवान का काम खत्म। उसके बाद तुम लोग क्या किया, IC करंट धवाधर गया, पूरा गेट खोल दिया, ओके। तो IB का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है, IB जस्ट गेट खोलने का काम करता है, IB करंट क्या करता है, गेट खोलने का काम, किसका गेट, PN जंक्शन का गेट, PN जंक्शन में कौन सा पार्ट का गेट, फॉरवर्ड का, ये गेट खोलने से क्या होता है, डिफ्लेक्शन लेयर हट जाता है, तो N इतना दिखाई देता है, और इसमें डिफ्लेक्शन लेयर आ जाता है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, अभी डिफ्लेक्शन लेयर है ना, जितना है रहने दे, मुझे तो इस इलेक्ट्रॉन को बस इसमें पास करने के लिए ये तो हेल्प करेगा, बोलेगा माइनर कैरेक्टर है उसको जाने दो, माइनर कैरेक्टर को जाने देगा, और ये इसमें तो एक बार आ जाएगा तो इसमें बिंदास घूम सकता है। और मैं जो बोल रहा था ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, उसके बाद ग्राफ ऐसा हुआ। अब जो क्वेश्चन था कि IB करंट की वजह से, IB करंट मैं अगर चेंज कर दूँ VB वोल्टेज की वजह से, तो इस केस में ये एक्सटर्नल वोल्टेज VC क्या होना चाहिए, 5 वोल्ट ही होना चाहिए, 5 वोल्ट नहीं होगा तो ग्राफ कुछ चेंज हो जाएगा। अभी ये वोल्टेज छट से चेंज हो जाता है, ये VC जो वोल्टेज है छट से चेंज हो जाता है, क्यों चेंज होता है देखो जरा, इसलिए हम लोग ये इसमें हम लोग रेजिस्टर लगाते हैं, सो दैट रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को भी कंट्रोल करके VCA में फिक्स रखे। वोल्टेज हट से चेंज क्यों होगा, क्योंकि इनिशियली वोल्टेज ये V था तो नेट वोल्टेज कितना है, 0 है, वैनिश होने के बाद ये वोल्टेज हट जाएगा ना, ये वोल्टेज कटेगा तो मार्केट में ये वोल्टेज डोमिनेट करेगा, इनिशियली 0 था अभी ये V है, इस V की वजह से हम लोग कम्यूटेटर और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उस वोल्टेज डिफरेंस अभी चेंज हो जाएगा। हाँ
चेंज हो जाता है, इसलिए हमें उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर यूज़ करते हैं ना। और ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ VC5 के लिए, ये VC4 के लिए, तो हर एक के लिए, हर एक VC के लिए अलग अलग ग्राफ होता है। अच्छा चीज़ है, ज़बरदस्त। और इसका अगर, इस ग्राफ का अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वाई एक्सिस में है IV करंट, तो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस, एक लाइन खींचूँ, एक टेंजेंट खींचूँ, वो टेंजेंट में क्या होगा, RV इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, dV/dI होता है। ओके, मतलब ये अगर थीटा है, डेल्टा V/डेल्टा I, तो इसको हम लोग tan थीटा कह सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते थे। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का काम क्या था, गेट खोलने का। उसके बाद रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपना माइनर कैरेक्टर शो करेगा, माइनर कैरेक्टर की वजह से ये करंट फ्लो होगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, IV को ही, एक IV के लिए ये IC का वैल्यू है, ये क्या है, IC1 का वैल्यू है। ओके, कोई IV2 के लिए ये IC2 का वैल्यू, तो IC के ऊपर IV हाँ डिपेंड करता है। मान लो जो एक गार्ड आया, तो जब स्कूल में जो गार्ड आता है ना, वो गार्ड क्या करते हैं, हम लोगों का वो जो डोर है वो बहुत बड़ा डोर है, एक मेन डोर है और एक साइड में छोटा डोर है। तो गार्ड आके क्या करता है, छोटा सा डोर को खोलता है, ऐसे गेट को खोलता है, छोटा सा गेट होता है, उस गेट से सिर्फ स्टूडेंट लोग ही जा सकते हैं। हम लोग ऐसे ही किया था 5-6 में। हम लोग क्या करते हैं, वो छोटा सा गेट से जल्दी जल्दी 10 बजे जल्दी जाओ और पहला सीट में बैठो, तो ये एक टेंडेंसी था। तो अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वही गार्ड क्या कर देगा, वही बड़ा पूरा सा गेट खोल देगा। कब खोलेगा, 10:30 में। हम लोग तो 9:30 में चला जाते थे, 9:30 में हम लोग इधर उधर से घुस जाते थे छोटा सा गेट से। बट 10:30 में क्या होता है, पब्लिक का भीड़ है, IC करंट है, IC करंट क्या है, स्टूडेंट, पब्लिक का भीड़ है। तो तब क्या कर दिया, मान लो IV करंट जो गार्ड है, गार्ड फिर से घूम घूम के 9:30 से बाद 10:30 में गार्ड आ गया। गार्ड आके क्या बोला, पूरा गेट खोल देते। तो गेट जितना खोल देगा उतना ही IC करंट इजीली मूव कर सकता है, मतलब स्टूडेंट लोग इजीली भाग सकता है। इसलिए IV के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, IB का काम क्या है, गेट खोलना। गेट अगर अल्पो करंट से गेट खुलेगा तो छोटा सा खुलेगा, मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन के पीछे, ये दो IB करंट का इलेक्ट्रॉन है, उसके पीछे दो IC करंट जा रहा है। अब हम लोग क्या किया, IB करंट का वैल्यू इंक्रीज कर दिया। IB का अगर मैं 4 इंक्रीज कर दूँ तो IC भी क्या हो जाएगा, पीछे से 4 आएगा। ओके, तो IB के ऊपर डिपेंड करेगा IB कितना गेट खुलेगा उसके रेस्पेक्टिवली IC घुसेगा। गार्ड स्टूडेंट, गार्ड IB करेंट, गार्ड जितना ज़्यादा गेट खुलेगा स्टूडेंट उतना आसानी से घुस जाएगा। इजी है, बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना। इसका मतलब K1, K2, K3, K4, इसमें कौन ज़्यादा है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये उल्टा लिख दिया, ये क्या कौन ज़्यादा होगा, K4, K3, K2, K1, ये है इसका ऑर्डर है। और ये IC1, IC2, IC3, IC4। डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का डिफरेंट स्टेज क्या है। अगर मैं इनपुट वोल्टेज के बारे में डिस्कस करूँ, इनपुट वोल्टेज V इनपुट क्या था, IB RB प्लस VBE, IB इक्वल टू 0 तो IC इक्वल टू 0, आउटपुट करंट 0 है। अगर मैं आउटपुट के बारे में सोचो, आउटपुट इक्वल टू VCE था, VCE क्या था, VCC माइनस IC RC। अभी सोचो IC इक्वल टू 0 होगा तो V आउटपुट कितना होगा, V आउटपुट इक्वल टू VCC। अगर IC का वैल्यू, IB का वैल्यू थोड़ा इंक्रीज होगा तो IC का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। IC का वैल्यू भी तो इंक्रीज हो जाएगा। IC का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो ये टर्म इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड टर्म इंक्रीज होगा तो V आउटपुट क्या होगा, V आउटपुट डिक्रीज होगा। तो VCC भी, CC क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो Y एक्सिस में वोल्टेज है, ये VCC है, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग कार्टिन स्टेज कहते हैं, कार्टिन स्टेज। उसके बाद इसको कहते हैं एक्टिव स्टेज, क्योंकि इस एक्टिव स्टेज में क्या होता है, IB इंक्रीज करता है, इसकी वजह से IC इंक्रीज करेगा, V आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसमें IB 0 है या 0 से ज़्यादा भी कह सकते हो, इससे मतलब ये इनपुट करंट है IB।
तो आई बी को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ऑटोमेटिकली आई सी इंक्रीज होता जाएगा, सैचुरेशन स्टेट हो जाएगा बाद में। तो आई सी अभी देखो आई सी का तो एक मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसे आई बी इंक्रीज कर करके क्या होगा, गेट खोलो, बट एक तो लिमिटेशन है गेट का। तो आई सी का वैल्यू कुछ टाइम बाद आई बी का वैल्यू इंक्रीज होगा ठीक है, बट स्टूडेंट ही नहीं है तो क्या होगा, मतलब माइनर कैरेक्टर ही नहीं है, तो आई सी करंट क्या हो जाएगा, आई सी एक टाइम बाद सैचुरेटेड स्टेट में जाएगा। तो सैचुरेशन स्टेट में क्या होगा, सैचुरेशन स्टेट में भी आउटपुट का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, सैचुरेशन स्टेट में भी आउट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम, जिसका वैल्यू क्या होगा, वी सी सी माइनस आई सी सी इंटू आर सी। ये भी आई सी सी क्या है, सैचुरेशन मैक्सिमम करेंट। तो ये जो पॉइंट है, ये जो वोल्टेज है ये क्या है, वी ई भी मिनिमम, ये क्या है, वी मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम से वी मिनिमम जाने में टाइम कम लग सकता है, वी मैक्सिमम से वी मिनिमम जाने में टाइम कब कम लगेगा, जब एक्टिव स्टेज कम होगा। इसका मतलब मैं अगर रिमोट से ही इसको ऑन करूँ ऑफ करूँ, इसको कहते हैं स्विचिंग ऑन ऑफ। तो स्विचिंग ऑन ऑफ में मुझे मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए जल्दी, इसलिए एक्टिव स्टेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो स्विचिंग के लिए स्विचिंग ऑन ऑफ के लिए एक्टिव स्टेज क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए जल्दी ये ऑन ऑफ हो जाए, जल्दी। अभी स्टार्ट हुआ, अभी ऑन ऑफ। ओके, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, माने ट्रांजिस्टर का ही एक एप्लीकेशन है जो एम्पलीफायर में काम आएगा। एम्पलीफिकेशन कैसे काम आएगा, मान लो एक छोटा सा सिग्नल भेजा, इसका आउटपुट सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड बहुत इंक्रीज कर दिया। अभी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज करेगा तो हाई फाई साउंड होगा। तो हम लोग इस पोर्शन में एक माइक लेके कुछ बोल देते, हेलो चेक, तो वो माइक में ये जो माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन कन्वर्ट टू बिगर साउंड एंड ये माइक में बजता है यार, धम धम करके बजता है, अरिजीत सिंह सॉन्ग कर रहा है। तो जो भी है ये कैसे होता है, ये एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, वही हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर में। एम्पलीफिकेशन समझने के लिए पहले ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये जो 30 माइक्रो एम्पियर ये क्या है, आईबी करंट, ये भी क्या है, आईबी करंट, ये IB1, ये है IB2। इस पोर्शन में एक डाउट होगा कि आईबी करंट जो है वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में करंट जो है वो अच्छा खासा मिलता है, तो ये माइक्रो में क्यों है, अरे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में अच्छा खासा तब मिलेगा जब हम लोग वोल्टेज अच्छा देंगे ना। तो हम लोगों को तो सिर्फ गेट खुलना है, इस गेट खुलने के लिए हम लोग आईबी जो करंट यूज़ करते हैं, इसका जो वोल्टेज है वो बहुत लो होता है, जस्ट वो गेट खुल जाए इतना सही, या डिप्लेक्शन लेयर को तोड़ दे उतना सही हम लोग करंट यूज करते हैं। इसलिए आईबी का करंट कितना होता है, 30 माइक्रो एम्पियर। उसके कंपेरेटिवली हम लोग अगर आईसी की बात बोलेंगे, आईसी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिली एम्पियर, ये 8 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, समझा कुछ। ये इतना अच्छा खासा मिली एम्पियर क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग क्या किया, थोड़ा अच्छा खासा डोपिंग किया, कलेक्टर का डोपिंग अच्छा खासा होता है, और उसके ऊपर एक वोल्टेज जो दिया VCC, हाई लेवल का वोल्टेज दे दिया, तो इसकी वजह से ये मिली एम्पियर में होता है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँ कितना आएगा, डेल्टा आईसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 - 6 2 मिली एम्पियर। इन दोनों का अगर डिफरेंस करो कितना आ जाएगा, 10 माइक्रो एम्पियर। ये तो क्या हो रहा है, 2 × 10⁻⁻1 मिली 10⁻³ नीचे माइक्रो है, तो 10⁻³ 10⁻³ +6 हो जाएगा। अच्छा, ये तो 10⁻+3 आ रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, 10⁻+3, तो ये 200 हो जाएगा। तो डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी का वैल्यू कितना है, 200। तो इसका मतलब डेल्टा आईसी इक्वल टू 200 ऑफ डेल्टा आईबी, ऐसा ही कुछ वैल्यू आएगा। इसका मतलब मैं अगर आईबी करंट में थोड़ा सा चेंज करूँ, आईसी में बहुत ज़्यादा मिलेगा, आईबी का थोड़ा सा चेंज करूँ, आईसी में बहुत ज़्यादा मिलेगा। आईबी और आईसी में कौन आउटपुट है, आईसी आउटपुट है, तो आउटपुट करंट इक्वल टू 200 इंटू इनपुट करंट। तो इस करंट, इस वोल्टेज, ये सब जो भी चीज़ है, इसको हम लोग
एम्पलीफिकेशन एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा, इससे मुझे इंटेंसिटी अच्छा खासा मिलेगा। तो ये जो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी है, इसको कहते हैं हम लोग, ये अगर डेल्टा यूज़ करूँ तो इसका जो इसको क्या कहेंगे, वोल्टेज करंट गेन कहेंगे, बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा एसी। एसी कब होगा, जब चेंज होता है। सिंपल बीटा डीसी कब होगा, जब सिर्फ आई सी बाई आई बी लिखेंगे। इसका ज़्यादा काम नहीं होगा, इसका ज़्यादा काम होगा। चेंज थोड़ा सा चेंज करने से आउटपुट में कितना ज़्यादा चेंज होता है। तो व्हाट इज एन एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर क्या है, ए डिवाइस विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ ए सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर का चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। और यूज ऑफ कैपेसिटर, अभी इसमें देखो एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का यूज क्या है, इधर भी एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का यूज है, मैंने क्या दिया, एसी सप्लाई दिया, एसी पास कर गया कहाँ से, ट्रांजिस्टर से, एसी ट्रांजिस्टर से पास कर जाता है, डीसी नहीं पास करता। तो एसी अगर पास करेगा, अभी मान लो ये बैटरी क्या है, डीसी बैटरी, तो डीसी बैटरी तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो डीसी इसमें क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, डीसी इसमें अटक जाएगा, इसलिए हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। नहीं तो वी इनपुट वोल्टेज से जो करंट जा रहा है तो माइक्रोफोन के अंदर भी घुस सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा था, कैपेसिटर ब्लॉक डायरेक्ट वोल्टेज फ्रॉम एंटरिंग, ये नहीं होगा, फ्रॉम एंटरिंग माइक्रोफोन एंड स्पीकर सो दैट दे आर नाइदर डैमेज नॉर नॉइज, नाइदर डैमेज नॉर नॉइज, कोई भी साउंड भी नहीं होगा। अभी क्या होता है, जब माइक्रोफोन पुराना हो जाएगा या एम्पलीफाई खराब हो जाएगा, मैं कुछ बोलूँ तो बहुत एकदम घटिया एक साउंड आता है, उस साउंड को कहते हैं हम लोग नॉइस। नॉइस क्या है, जो अनवांटेड साउंड को ही तो हम लोग नॉइस कहते हैं, तो जो साउंड हम लोग पसंद नहीं करते वो हो रहा है, तो इसको हम लोग कैपेसिटर से सही कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ खराब हो जाएगा माइक्रोफोन, उसका कैपेसिटर चेंज कर तो सब सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट पेज में, हम लोग करंट गेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बीटा इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। अभी देखो, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज के बारे में डिस्कस करूँ, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू, और नेक्स्ट पेज में स्पेस है क्या, नेक्स्ट है प्रिंसिपल, और जो भी प्रिंसिपल हम लोग देखे थे, व्हेन द देयर इज ए चेंज इन आई बी, अगर मैं आई बी को चेंज करूँ तो आई सी में चेंज होगा। ओके, दिस लीड्स टू चेंज इन आई सी ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कलेक्टर, इसका साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बैटरी, दिस करंट इज एम्पलीफाइड, हिंस देयर इज ए एम्पलीफिकेशन ऑफ करंट। तो इसमें बहुत सारा टर्म है, कुछ टर्म है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या है, पहले ये देख लेते हैं क्या है वोल्टेज गेन। वी इनपुट का वैल्यू क्या था, वी इनपुट का वैल्यू था आई बी आर बी प्लस वी बी ई, बेस और मीटर के बीच में वोल्टेज। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँ, डेल्टा वी आई पी यूज़ करूँ, वो क्या हो जाएगा, ये तो इसमें एक चीज़ होगा जीरो, कौन सा जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। तो मैं आई बी आर बी के बारे में डिस्कस करूँ, इसमें क्या आ रहा है, डेल्टा आई बी आर बी क्या होता है, आर इनपुट होता है पी। तो सेकेंड केस में अगर मैं आउटपुट के बारे में डिस्कस करूँ, वी आउटपुट क्या था, वी आउटपुट था वी सी सी माइनस आई सी आर सी। बोथ साइड अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ, डेल्टा वी आउटपुट इक्वल टू जीरो माइनस डेल्टा आई सी आर सी। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो, डेल्टा वी आउटपुट माइन डेल्टा वी इनपुट, इसको कहते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज, कितना वोल्टेज गेन किया, वोल्टेज गेन। तो डेल्टा वी आउटपुट क्या है, माइनस डेल्टा आई सी आर सी डिवाइडेड बाई वी इनपुट क्या है, डेल्टा आई बी इंटू आर इनपुट। तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी को हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। आई सी बाई ये आउटपुट है, रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इक्वल टू
माइनस बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। अभी बीटा क्या है? बीटा है मेरा करंट गेन। और लास्ट वन होगा पावर गेन। पावर गेन क्या है? पावर गेन हम लोग क्या करेंगे, पावर क्या होता है? V इंटू आई होता है। पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू वी इंटू आई। बी वोल्टेज गेन क्या था? माइनस बीटा इंटू रेजिस्टेंस। और अभी वोल्टेज को पावर का ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर लिख सकता हो। तो वी स्क्वायर मतलब इस वोल्टेज गेन को अगर मैं ऐसे ही वोल्टेज गेन मतलब वी जी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन का होल स्क्वायर। ओके, तो पावर गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर। अगर मैं गेन के बारे में डिस्कस करूँ, पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज गेन्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस गेन। तो वोल्टेज गेन होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर गेन। तो ये आ रहा है बीटा स्क्वायर इंटू आर गेन। बीटा स्क्वायर इंटू आर गेन, आई स्क्वायर आर भी कह सकता हूँ। तो फाइनली पी पावर जो है उसका साइन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो प्लस था माइनस था, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा पावर में। और इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया। तो वोल्टेज गेन में क्या होता है? अगर मान लो ऐसा कोई आया, ये क्या चेंज हो जाएगा? ये इनपुट है, तो आउटपुट में वोल्टेज कैसे होगा? इसका फेस चेंज हो जाएगा, स्टार्टिंग नीचे से होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें फाइनल जो मिलता है, ये अगर ऐसा है तो फाइनल में एक्चुअल में मिलना क्या चाहिए था? ऐसा स्टार्ट होना चाहिए था। स्टार्ट कैसा होना चाहिए था? ऐसा 180 डिग्री फेस चेंज होता है, लिख दो। वोल्टेज गेन में क्या होता है? पाई फेस चेंज। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाए, रिसेंटली क्वेश्चन है 2019 में। क्वेश्चन में क्या दिया है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर हैविंग इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। ये 100 क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस। आर इनपुट इक्वल टू 100 है। आर आउटपुट कितना है? 100 किलो ओम। तो मैं अगर रेजिस्टेंस गेन के बारे में बोलूँ, रेजिस्टेंस गेन क्या होगा? इन दोनों को डिवीजन 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ रहा है? 10⁻³ अगर मुझे वोल्टेज गेन फाइंड करना है तो वोल्टेज गेन में क्या चाहिए? वोल्टेज गेन इक्वल टू मुझे चाहिए करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। और पावर गेन में क्या चाहिए? बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। तो मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है? बीटा फाइंड करना है, बाकी तो आंसर है। बीटा का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डेल्टा आई सी कितना है? 10 - 5 डिवाइडेड बाई 200 - 100। तो ये कितना आ रहा है? 5/100। तो ये कितना है? 0.5/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। ये है बीटा। तो 5 इंटू 10⁻² इंटू रेजिस्टेंस कितना था? 10⁻³ ये कितना है? 50 है। अगर मैं पावर गेन के बारे में डिस्कस करूँ, पावर गेन का वैल्यू 5 इंटू 10⁻² है, तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻4 इंटू रेजिस्टेंस गेन 10⁻³ और एक चीज़ देखो, इसमें ये मिली में था और कोई माइक्रो में था। डेल्टा एसी क्या था? डेल्टा एसी था मिली में। तो मुझे क्या करना है? 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा? 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इससे। तो 6 हो रहा है, -t हो रहा है, तो 5 इंटू 10⁻4। अब जाके आंसर मैच करेगा। बट नीचे भी मुझे चेक करना है, बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 10⁻4 एकदम नहीं होगा, ये क्या होगा? 50 इंटू 50 स्क्वायर। तो 50 स्क्वायर क्या होता है? 2500 इंटू 10⁻3। तो 2.5 इंटू 10⁻, या 25 लिख सकते हो। 2500 क्यों किया? होल स्क्वायर था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 इंटू 10⁻⁴
5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁶। तो आंसर सी इज करेक्ट। एक तो है 5 इंटू 10⁴ और ये है कितना 2.5 इंटू 10⁶। तो ऑप्शन सी ओनली करेक्ट।